नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 25 तारीख से हमारे इस चैनल पर आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा को टारगेट करते हुए फ्री टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसी वादे के मुताबिक मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ हमारी टेस्ट सीरीज का पहला पेपर लेकर। तो चलिए अपने पहले पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको एक और जनरल सी जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारी ये टेस्ट सीरीज तब तक चलेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा 17 नवंबर से शुरू होगी और दिसंबर के अंत तक चलेगी। तो हमारी ये टेस्ट सीरीज भी आपको तब तक मिलती रहेगी जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी। हमारा मकसद है कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपकी संपूर्ण तैयारी हो और आपका सिलेक्शन आसान हो। तो फ्रेंड्स, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको देना चाहता हूं। वो आपके सामने ये रहे कि आपकी जो परीक्षा होगी वो सीबीटी बेस्ड होगी। सीबीटी ऑनलाइन एग्जाम आपका होगा और आपकी इस परीक्षा में प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, अर्थात 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के होंगे और आपको जो समय दिया जाएगा वो 90 मिनट दिया जाएगा। और सभी प्रश्न आपके एमसीक्यूज होंगे, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट आपके इस परीक्षा में आएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न होंगे। तो देखो, उनकी लिस्ट आपके सामने है। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका मैथ। पहला दूसरा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपसे कुल मिलाकर मैथ के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार रीजनिंग के आपसे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की बात करें तो कुल 25 प्रश्न आपके पेपर में होंगे सामान्य विज्ञान के और 20 प्रश्न होंगे करंट अफेयर के। तो फ्रेंड्स, इसी पैटर्न को आधार बनाते हुए हमने भी हमारी टेस्ट सीरीज के हर पेपर में इसी पैटर्न पर प्रश्नों को रखा है। 25 प्रश्न मैथ के हैं, 30 प्रश्न रीजनिंग के हैं, 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान के हैं और 20 प्रश्न करंट अफेयर के हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और 100 नंबर के हैं। तो फ्रेंड्स, ये जनरल सी जानकारी मैंने आपको दी आपके रियल एग्जाम के संबंध में। तो उसी पैटर्न पर आधारित हमारा हर पेपर है हमारी टेस्ट सीरीज का। तो चलिए पहले पेपर की ओर चलते हैं और पहला पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखो, सेक्शन 1 में मैंने शुरुआत में रीजनिंग रखी है। इस रीजनिंग के आपको 30 प्रश्न आपकी परीक्षा में मिलेंगे और ये 30 प्रश्न भी हमारे इस टेस्ट में शुरू में आपने देखने हैं। तो देखो, रीजनिंग का पहला प्रश्न हमसे कहा गया है कि एक पार्टी में 11 लोग हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति ने सभी से हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत सोच विचार कर रखा गया है। तो अगर ऐसा प्रश्न आपसे आ जाए, किसी पार्टी में 11 लोग हैं और सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताइए कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो देखो, इसकी ट्रिक की मैं बात करूं तो ट्रिक सिंपल सी ये है कि जितने पार्टी में लोग हैं उससे एक कम कीजिए। तो 11 से एक कम करेंगे 10 आएगा और 10 तक की संख्याओं का आप योग निकाल दीजिए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करेंगे तो 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, अर्थात 55 बार हाथ मिलाया जाएगा पार्टी में। अगर आपको ट्रिक नहीं समझ में आई है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, तो देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा है। 11 लोग हैं तो 11 लोगों की संख्या लिखिए फटाफट। 1 से लेकर मैं लिख रहा हूं यहां पर 11 तक। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 और 11। ये 11 लोग किसी पार्टी में है। तो अब आप सपोज करिए ये पहला व्यक्ति इन सभी लोगों से हाथ मिलाएगा कि नहीं। पहले नंबर का व्यक्ति सभी लोगों से हाथ मिलाएगा तो कितने लोग इसके सामने हैं? 10 लोग सामने हैं। तो पहला व्यक्ति 10 लोगों से हाथ मिलाएगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? देखो, ये पहले से तो मिला चुका है, तो ये अपने सामने के जितने भी लोग हैं उनसे सबसे हाथ मिलाएगा। तो इसके सामने कुल कितने व्यक्ति हैं? 9। उसी प्रकार तीसरा व्यक्ति इन सभी से हाथ मिलाएगा। 3 के सामने कुल कितने व्यक्ति हैं? 8। फिर चौथा व्यक्ति इन सभी से हाथ मिलाएगा, क्योंकि पीछे वाले तो इनसे सभी से हाथ मिला चुके हैं। भाई, पहला व्यक्ति दूसरे से हाथ मिला चुका है, तीसरे से मिला चुका है, तो ये सब अपने अपने आगे वाले व्यक्ति से हाथ मिलाते चले जाएंगे। तो उस प्रकार 10 से लेकर 1 तक की संख्या आ जाएगी हमारे सामने। तो इसलिए मैंने आपको कहा, ट्रिक मैंने शुरू में ही बता दी। अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलता है तो जितने व्यक्ति हैं, जैसे कि 11 लोग हैं, 11 में से 1 कम करिए 10, 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल निकाल दीजिए। और अगर आपको योगफल का भी फॉर्मूला नहीं पता है तो हमने मैथ में बहुत बेसिक में पढ़ा है, सभी संख्याओं का योगफल निकालना n × n+1/2। चलिए, ये हमारा पहला प्रश्न बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 55। देखो, दूसरा प्रश्न भी अच्छा है। प्रश्न में कहा गया है, एक बंदर खंबे पर चढ़ रहा है। यदि वह 1 मिनट में 7 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है, तो 107 मीटर ऊंचाई तक पहुंचने में कितने मिनट लगेंगे। अर्थात जो खंबा है वो 107 मीटर का है और प्रश्न में हमसे कहा गया है कि कोई बंदर है, इस खंबे पर चढ़ रहा है
और 1 मिनट में वो चढ़ता है 7 मीटर, लेकिन अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है नीचे। कुल खंबे की लंबाई 107 मीटर है, तो बताइए कितने मिनट में बंदर खंबे पर चढ़ जाएगा। देखो इसकी ट्रिक की बात करते हैं तो सिंपल सी ट्रिक ये है कि 107 मीटर का खंबा है ऊंचाई का, और बंदर 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ रहा है, तो जितने मीटर चढ़ रहा है उतने मीटर इसमें से घटा दीजिए, हमारे पास बचा 100 मीटर का खंबा। अब आप यहां पर ध्यान से देखिए, 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 2 मीटर फिसला, तो कुल मिलाकर बंदर 2 मिनट में कितने मीटर चढ़ रहा है। भाई पहले मिनट में 7 मीटर चढ़ा और दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसला, तो कुल मिलाकर 2 मिनट में जो बंदर चढ़ रहा है वो 5 मीटर ही तो चढ़ रहा है। तो जब 2 मिनट में 5 मीटर बंदर चढ़ रहा है, तो ये बताइए 10 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा, मतलब 100 मीटर कितने मिनट में चढ़ेगा। भाई आप ऐसे कह दीजिए कि 2 मिनट में बंदर चढ़ रहा है 5 मीटर, तो कितने मिनट में वो 100 मीटर चढ़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 100, अभी आप इसका लॉजिक समझ जाएंगे। तो जब 2 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है तो कितने मिनट में 100 मीटर चढ़ेगा, तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 40 मिनट। 40 मिनट में वो बंदर 100 मीटर चढ़ जाएगा। भाई 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ा, फिर अगले मिनट में 2 मीटर फिसला, तो 2 मिनट में वो 5 मीटर ही तो चढ़ पा रहा है, तो ऐसे कर करके वो 40 मिनट में 100 मीटर तक चढ़ जाएगा। अब अगली बार 40 मिनट के बाद जो अगली मिनट वो चढ़ेगा, अगली बार जब वो 40 मिनट के बाद अगली मिनट में जब वो चढ़ेगा तो सीधा 7 मीटर चढ़ेगा ना। फिर जब वो खंबे के ऊपर एकदम पहुंच जाएगा, सपोज ये खंबा आपके सामने है, ये इसकी यहाँ पर 107 मीटर की ऊंचाई है और यहाँ पर 100 मीटर वो चढ़ चुका है, तो अगली बार तो वो यहाँ पर 107 मीटर पे ऊपर आ जाएगा ना, फिर फिसलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 40 मिनट में 1 मिनट और जोड़ देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वह बंदर 107 मीटर ऊंचाई वाले खंबे पर 41 मिनट में चढ़ जाएगा, इस कंडीशन में जो कंडीशन हमें दी है। पहली मिनट में 7 मीटर चढ़ेगा, अगली मिनट में 2 मीटर फिसलेगा, ऐसे कर करके वो कुल 41 मिनट में 107 मीटर के खंबे पर चढ़ जाएगा। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो, हमसे कहा गया है कि एक गांव में 4 घर हैं। एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूं। एक गांव में 4 घर हैं, रीजनिंग के हमारे प्रश्न चल रहे हैं। एक गांव में 4 घर हैं, लाल घर बाएं से तीसरे स्थान पर है, हरा घर सबसे दाएं है, नीला घर लाल और पीले घर के बीच में है, तो पीला घर बाएं से किस स्थान पर है, हमें ये बताना है। देखो कोई गांव है, इस गांव में कुल 4 घर हैं, ये दाएं बाएं करके दिए हैं, तो ये मैंने इधर लिख दिया लेफ्ट अर्थात बायां, और इधर मैंने लिख दिया राइट अर्थात दायां। तो ये 4 घर हमने बना दिए, सबसे लेफ्ट में कोई घर है, सबसे राइट में कोई घर है और 2 घर यहाँ पर बीच में है, ये 4 घर मैंने बना दिए। अब देखो प्रश्न पढ़ते चले जाओ और प्रश्न के अकॉर्डिंग कंडीशन लगाते चले जाओ। हमसे कहा गया है कि लाल घर बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो बायां तो इधर होगा, चलो इनका नाम दे देते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाएं से स्थान दिया हमने, ये नंबर दिया, तो लाल घर बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यहां पर तीसरे स्थान पर हमने लिख दिया लाल घर, जो कि बाएं से है तीसरे स्थान पर, याद रखना है। आगे कहा गया है कि हरा घर सबसे दायां है, तो यहां पर हरा घर आ जाएगा कि नहीं चौथे स्थान पर। भाई जब हरा घर सबसे दायां है तो यहां पर चौथे नंबर पर हरा घर आ जाएगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया हरा, चौथे नंबर पर हरा घर है। आगे कहा गया है नीला घर लाल और पीले घर के बीच में है, लाल और पीले घर के बीच में नीला घर है, तो देखो लाल घर तो ये रहा, तो यहां पर पीला घर होगा कि नहीं होगा, और इन दोनों घरों के बीच में कौन सा घर होगा, नीला। भाई यही तो कंडीशन दी गई है, नीला घर लाल और पीले घर के बीच में है। तो अब हमसे प्रश्न में कहा गया है कि पीला घर बाएं से किस स्थान पर है, तो बताओ बाएं से किस स्थान पर है पीला घर। भाई सबसे बाएं में हमें पीला ही दिख रहा है, तो पहला स्थान पीले घर का होगा। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 4 आपसे सीरीज का प्रश्न दिया गया है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये बताना है। 7, 14, 28, 56 और फिर यहां पर आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो लगाइए लॉजिक क्या हो रहा होगा प्रश्न में। देखो ये 7 के बाद 4, 14 कैसे बना होगा, फिर 28 कैसे बना होगा, उसके बाद ये फिर 56 कैसे बना। भाई 7 से ये 14 कैसे आया, 14 से 28 कैसे आया, 28 से 56 कैसे आया, फिर उसी प्रकार से हम कह देंगे यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 को 2 से गुणा कर दी गई, तो 7 दूनी हो गया 14, फिर 14 को 2 से गुणा कर दी गई, 14 दूनी होते हैं 28, फिर 28 को 2 से गुणा कर दी गई, 28 दूनी 56 होते हैं, और फिर जब तुम 56 को 2 से गुणा करोगे
तो 56 दूनी हो जाएगा 112, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, लेकिन जब आप परीक्षा हॉल में इसको करोगे तो एकदम आपको दिमाग चलाना होगा। तो जो आपका प्रश्न नंबर 4 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है समझते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक पहाड़ी की चढ़ाई में दो लोग ए और बी हैं। भाई कोई पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे हैं दो लोग ए और बी। ए बी से 50 मीटर पीछे है। यदि ए 10 मीटर चलता है, बी 5 मीटर चलता है, तो कितने कदमों के बाद ए बी को पकड़ लेगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। भाई दो लोग हैं ए और बी जो कि पहाड़ी की चढ़ाई कर रहे हैं और हमसे प्रश्न में कहा गया है कि ए बी से 50 मीटर पीछे है। देखो ये कोई पहाड़ी है, यहां पर मैंने एक पहाड़ी बना दी है। सपोज ये कोई पहाड़ी है। इस पहाड़ी पे दो लोग चढ़ना चाह रहे हैं। यहां पर ए है और यहां पर बी है। यही तो कंडीशन हमें दी है। कोई पहाड़ी है जिस पर ए और बी दोनों चढ़ रहे हैं और आगे हमसे कहा गया है कि जो ए है वो बी से 50 मीटर पीछे है। तो ये बी है सपोज और ये ए है। अब ये मान के चलो कि ये बी यहां पर 0 मीटर पर है और इससे 50 मीटर पीछे है। नहीं, ऐसा समझो कि ए 0 मीटर पर है और जो बी है वो 50 मीटर आगे है। ये तो कंडीशन दी है। भाई ए बी से 50 मीटर पीछे है तो हमने कंडीशन बना दी। आगे हमसे ये कहा गया है यदि यदि ए 10 मीटर चलता है और बी 5 मीटर चलता है, एक कदम में ए तो चलता है 10 मीटर और बी चलता है 5 मीटर, तो हमसे ये कहा गया कितने कदमों के बाद ए बी को पकड़ लेगा। तो देखो सिंपल सी बात करूं, दोनों के कदमों का अंतर कितना है? ए तो 10 मीटर चलता है, बी 5 मीटर चलता है, दोनों का अंतर 5 है और बी ए से 50 कदम आगे है। तो सिंपल सा लॉजिक ये कहता है कि आप 50 को, जो अंतर है दोनों का, उससे भाग कर दीजिए। भाई 50 को जब तुम 5 से भाग करोगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 10, अर्थात 10 कदमों के बाद ए बी को पकड़ लेगा। अगर आपको ऐसे नहीं बात समझ में आई, उत्तर तो इसका आ गया 10 कदम। अगर आपको ऐसे नहीं बात समझ में आई, ये देखो 50 कदम आगे है बी, दोनों का अंतर कितना है कदमों का? भाई एक कदम में ए चलता है 10 मीटर और एक कदम में बी चलता है 5 मीटर, दोनों का अंतर 5 है और चूंकि बी ए से 50 मीटर आगे है इसलिए 50 को 5 से भाग कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारे पास 10 कदम, अर्थात जो ए है वो बी को 10 कदम में पकड़ लेगा। अगर आपको ऐसे नहीं बात समझ में आई है तो देखो अब ऐसे समझ में आएगी। मैंने आपको एक चित्र बना के दिखाया पहले ही। ए सपोज करो अभी 0 मीटर पर है और बी 50 मीटर आगे है ए से, तो अब ए ने पहला कदम चला 10 मीटर, बी ने अगला कदम चला तो ये 50 मीटर पे पहले से है, एक कदम में ये 5 मीटर चलता है तो ये कितने कदम आगे हो जाएगा? 50 55 हो जाएगा कि नहीं? दूसरा कदम आगे ए चलेगा तो फिर 10 कदम आगे चलेगा, 10 मीटर आगे चलेगा तो 20 मीटर पर आ जाएगा और ये 5 ही मीटर आगे बढ़ रहा है तो ये 60 पे आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरे कदम में ये 30 मीटर आगे होगा और यहाँ पर 5-5 बढ़ेगा। कुल मिलाकर ए का 10-10 मीटर आगे बढ़ाते चले जाओ, ये 40 मीटर पर आ गया, ये 70 मीटर पे आ गया। पांचवें कदम में यहाँ पर 5 है, पांचवें कदम में ए 50 मीटर पर आ गया और बी 75 पर ही आएगा। छठवें कदम में ए 60 मीटर पर और बी 80 मीटर पर। सातवें कदम की बात करें तो ए 70 मीटर आ जाएगा और बी 85 मीटर आएगा। आठवें कदम की बात करेंगे तो देखो ए 80 मीटर पर पहुंच जाएगा और बी 90 मीटर पर। नौवें कदम में ए 90 मीटर पर आएगा और बी 95 मीटर पर आएगा और 10वें कदम में ए आ जाएगा 100 मीटर पर और बी भी आ जाएगा 100 मीटर पर। तो दोनों बराबर मीटर पर आ जाएंगे कि नहीं? तो इसलिए 10 कदम में ए बी को पकड़ लेगा। चलिए, मुझे लगता है मैंने ज्यादा डिटेल में आपको प्रश्न समझा दिया है, क्योंकि हमें 100 प्रश्न करने और मैंने आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि आपको जो प्रश्न करने हैं वो 90 मिनट में करने हैं 100 प्रश्न। तो हम भी अपनी थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करते हैं। तो इसका उत्तर आ गया 10 कदम। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न था, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है? प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है एक खेत में कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। दोनों के सिरों की कुल संख्या 120 है और पैरों की संख्या 380 है। तो खेत में कितनी मुर्गियां और कितनी बकरियां हैं? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैं इसको इंपोर्टेंट कह सकता हूं। अभी तक मैंने जितने भी प्रश्न बनाए हैं रीजनिंग के, एक से बढ़कर एक हैं, लॉजिकल हैं।
आपको बहुत मजा भी आ रहा होगा करने में। तो देखो प्रश्न में कहा गया है एक खेत में कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, दोनों के सिरों की संख्या 120 है। अब आप मुझे ये बताइए, मुर्गी का भी एक ही सिर होगा, बकरी का भी एक ही सिर होगा, तो कुल मिलाकर मुर्गी और बकरियां 120 है। यहां से कहा गया है कि पैरों की संख्या 380 है। हमें पता है मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4 पैर है, तो 4 पैर होते हैं। तो यहां से हम प्रश्न को कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास ये मुर्गी, चलो मुर्गी को हैन कह देता हूं, चलो हैन छोड़ो, मैं मुर्गी को मुर्गी ही लिख देता हूं। मुर्गी प्लस बकरी, दोनों के सिरों की संख्या 120 है, अर्थात दोनों की संख्या 120 है। मुर्गी प्लस बकरी दोनों को हम सम करेंगे, टोटल करेंगे तो वो 120 है, क्योंकि सिर जितने हैं उतनी टोटल संख्या है। ये हम कह देंगे समीकरण नंबर 1। आगे कहा गया दोनों के पैरों की संख्या 380 है, तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो हमने कहा 2 गुणा मुर्गी, भाई मुर्गी के 2 पैर है तो इसलिए 2 से गुणा करी, और प्लस 4 गुणा बकरी, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते हैं, और ये पैरों की संख्या में दी है 380। ये मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना है। पहली समीकरण को 2 से गुणा कर दीजिए। जब पहली समीकरण को तुम 2 से गुणा करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहां जब तुम 2 से गुणा करोगे, यहां भी 2 से गुणा करोगे, तो यहां कितना आ जाएगा, 120 का हो जाएगा 240। मैं मिटा के यहीं पर लिख देता हूं। जब दोनों समीकरण को तुम सॉल्व करोगे तो 120 का डबल कितना हो जाएगा, 120 का डबल हो जाएगा 140। तो देखो ये 2 मुर्गी से 2 मुर्गी कैंसिल, घटाने पर यहां आप इनके चिन्ह बदलोगे, तो जब आप इनको घटाओगे, यहां पर लिखोगे घटाने पर, यहां पर माइनस का चिन्ह, यहां पर माइनस का चिन्ह, यहां पर भी माइनस का चिन्ह, तो मैंने यहां पर 140 लिख दिया, 240 होगा। तो बताओ यहां से आपके पास 2 मुर्गी से 2 मुर्गी कैंसिल, यहां से आपको जब बचेगा भाई 2 बकरी माइनस 4 बकरी, तो आपके पास बचेगा -2 बकरी, बराबर जब 240 में से आप 380 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 140 ही तो बचेगा। तो ये माइनस में बचेगा, तो आपके पास जो बकरी की संख्या है आप आधा कर दोगे, तो आपके पास बकरी की संख्या आ जाएगी 70। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई। कौन से ऑप्शन में आपको बकरी की संख्या 70 नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। जब आप बकरी का ये 70 मान किसी भी समीकरण में रख दोगे तो मुर्गी की संख्या 50 आ जाएगी ऑटोमेटिक। हमें एग्जाम में थोड़ा सा अप्रोच लेना है स्मार्ट वाला। जब हमें पता चल गया बकरी की संख्या 70 आ गई है, केवल ऑप्शन नंबर बी है जिसमें 70 बकरियां दी हैं, कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें बकरियों की संख्या 70 दी गई हो, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर चलते हैं 7 की ओर। अब हम थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे 100 प्रश्न है और हमें 90 मिनट में प्रश्नों को सॉल्व करना है। देखो ये प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न में हमसे कहा गया है यदि मैंगो को 41576 के रूप में कोड किया जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। ये हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जिस भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है उसी भाषा में एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो आप लॉजिक लगाइए, मैंगो को ये 41576 कैसे लिखा गया होगा। तो देखो जब भी आपके पास एनालॉजी या फिर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न हो या वर्गीकरण का प्रश्न हो, तो आप सबसे पहले इनका क्रमांक लिख लीजिए। हमें पता है जो एम का क्रमांक है एबीसीडी में वो 13 होता है, ए का क्रमांक 1 होता है, एन का क्रमांक 14 होता है, जी का क्रमांक 7 होता है, और ये जो ओ है इसका क्रमांक होता है 15। अगर आपने हमारी रीजनिंग की क्लास करी हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ईजोटी मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, ईजोटी से आप याद कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर 41576 कैसे बना होगा। ये जो मैंगो का क्रमांक 13 है, इस 13 के भी अंकों को जोड़ दो आगे। 13 में 1 और 3 जब जुड़ेंगे तो 4 होगा कि नहीं, तो हमें यहाँ पर 4 दे रखा है। उसी प्रकार मतलब सिंगल डिजिट में दे दिया। देखो ए में तो 1 ही है, तो 4 के बाद 1 ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एन का जो क्रमांक है 14 है, और 14 में जो अंक है 1 और 4, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5 आएगा, हमें 5 दे रखा है। जी अकेला है तो 7 दे रखा है, और जो ओ है वो 15वें क्रमांक पर है, और 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इनके क्रमांकों को हमने सिंगल डिजिट में बदल दिया जोड़ जोड़कर। तो मैंगो के जितने भी क्रमांक हैं उनको जब हमने आपस में सिंगल डिजिट में बदला तो हमारे पास आ गया ये 41576। अब हमें ये बताना है कि जो एप्पल है इसका कोड क्या होगा। तो देखो इसका मैं आपको स्मार्ट तरीका बताता हूं। इस एप्पल में डबल पी आपको कहीं नजर आ रहा है, बिल्कुल ये आ रहा है डबल पी, हमें ए डबल पी, भाई डबल पी नजर आ रहा है। तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो ऑप्शन ऐसे दिए गए होंगे जिसमें कोई संख्या डबल दी गई होगी एक साथ। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं। दिमाग के आप जब
दिमाग से काम करोगे, भाई एप्पल में डबल पी दिया है, तो जो हमें ये जो विकल्प दिए हैं, यहां पर भी कोई संख्या होगी जो डबल दी गई होगी। पहली संख्या ए है, ए के बाद कौन सी संख्या कौन से विकल्प में आपको नजर आ रही है डबल? ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है, तो हमारे पास उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, आप तसल्ली के लिए चेक कर सकते हो। आप इन सबका क्रमांक लिखो, फिर उन सभी को सिंगल डिजिट में चेंज कर दो। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताई, लॉजिक बताया, स्मार्टनेस बताई कि एप्पल में डबल पी आ रहा है, तो हमें जो विकल्प दिए गए होंगे उसमें भी कोई संख्या डबल दी गई होगी। देखो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें डबल साथ दिया गया है, तो ये जो डबल साथ है ये डबल पी का कोड है, बस ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको तसल्ली करनी है तो आप इनका सबका क्रमांक लिखिए, और जैसे हमने ये किया है मैंगो का कोड, वैसे ही आप इसका कोड निकाल लीजिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा है कि रहीम की उम्र उसके भाई से 12 साल कम है। 5 साल बाद रहीम की उम्र उसके भाई की उम्र की आधी होगी, तो रहीम की वर्तमान उम्र क्या होगी? देखो इसका अगर आप फॉर्मूले से या फिर फॉर्मूला छोड़ोगे, इसको समीकरण बनाकर सॉल्व करोगे तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। आप पहले माना रहीम की उम्र x वर्ष है, रहीम के भाई की उम्र y वर्ष है, फिर आप दो समीकरण बनाओगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। ऐसा प्रश्न अगर आपको दिया जाए तो आप बाई ऑप्शन इसको सॉल्व कीजिए, और बाई ऑप्शन भी नीचे से करके ले जाइए। हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये दोनों कंडीशन हमें ठीक मिलती है। तो हमसे पूछा है रहीम की वर्तमान उम्र कितनी है, ये बतानी है। तो हम ये मान रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है, रहीम की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है, हमने ये मान लिया। तो जब रहीम की वर्तमान उम्र 14 वर्ष है, प्रश्न में हमसे कहा गया है कि रहीम की उम्र उसके भाई से 12 साल कम है, तो इसके भाई की उम्र रहीम से 12 साल अधिक होगी कि नहीं होगी? तो इसके भाई की उम्र कितनी होगी? अगर रहीम की उम्र 14 वर्ष है तो इसका भाई इससे 12 साल बड़ा है, तो इसके भाई की उम्र कितनी हो जाएगी? 26 वर्ष होगी कि नहीं होगी? भाई होगी कि नहीं होगी? 14 में तुम 12 जोड़ोगे तो 26 आएगा, बिल्कुल। दूसरी कंडीशन में कहा है 5 साल बाद रहीम की उम्र भाई की उम्र से आधी हो जाएगी। तो बताओ 5 साल बाद, अभी रहीम 14 वर्ष का है, तो 5 साल बाद 19 वर्ष का होगा कि नहीं होगा? और 5 साल बाद ये भी, भाई इसकी उम्र भी 5 साल बढ़ेगी, इसके भाई की भी, तो ये हो जाएगा 31 वर्ष का। तो रहीम 5 साल बाद 19 वर्ष का होगा और उसका भाई 31 वर्ष का होगा, तो क्या रहीम की उम्र उसके भाई की उम्र से आधी नजर आ रही है क्या? आधी तो नहीं है। अगर ये उम्र दोनों की आधी हो जाती, 31 का आधा ये होता, तो हम कह देते ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये बिल्कुल हमारी कंडीशन गलत बैठ रही है, तो हम कह देंगे ऑप्शन नंबर डी तो नहीं है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखो हमने मान लिया कि रहीम की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है, तो प्रश्नानुसार रहीम के भाई की उम्र इससे 12 साल बड़ी है, तो रहीम के भाई की उम्र जब हम 7 में 12 जोड़ेंगे तो 19 वर्ष वर्तमान उम्र आ गई। आगे कहा कि 5 वर्ष बाद, तो इसकी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगी, इसकी उम्र भी 5 वर्ष बढ़ेगी। 5 वर्ष बाद रहीम हो जाएगा 12 वर्ष का, और 5 वर्ष बाद रहीम का भाई हो जाएगा 24 वर्ष का। प्रश्न में कहा है कि रहीम की उम्र उसके भाई की उम्र से आधी होगी, तो बताओ 24 का आधा 12 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, तो हमने कह दिया ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। रहीम की वर्तमान उम्र 12 वर्ष है। तो बाई ऑप्शन आप इन प्रश्नों को करना, क्योंकि अगर आप समीकरण बनाकर करोगे, माना रहीम की उम्र x वर्ष है, रहीम के भाई की उम्र y वर्ष है, फिर प्रश्नानुसार पहली शर्त लोगे, 5 वर्ष बाद ये होगा, फिर दो समीकरण बनेगी, दोनों को सॉल्व करोगे तो काफी समय लग जाएगा। आप ऑप्शन पकड़ लीजिए और कोशिश करिए नीचे से जाइए, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी होती है सबसे लास्ट का ऑप्शन ही हो या सेकंड लास्ट हो। देखो अगर हम इसको पहला ऑप्शन से चेक कर दे, फिर बी चेक करना पड़ता सी, मतलब ये आपका लक हो सकता है कि आपका लास्ट ऑप्शन चेंज हो जाए। लेकिन कुल मिलाकर अगर आपको ये प्रश्न सॉल्व करना हो तो आप बाई ऑप्शन करिए। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में कहा है श्याम और मोहन की उम्र अलग अलग है, मतलब क्वेश्चन नंबर 9, राम श्याम और मोहन की उम्र अलग अलग है। राम श्याम से 3 साल बड़ा है, मोहन राम से 2 साल छोटा है। तो हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। तो देखो यहां पर हमें 3 लोग दिए हैं, एक दिया है राम। प्रश्नानुसार चलते हैं, राम श्याम से 3 साल बड़ा है, तो जब राम श्याम से 3 साल बड़ा है तो श्याम राम से 3 साल छोटा होगा कि नहीं होगा? तो ये हमने कह दिया श्याम। आगे कहा मोहन राम से 2 साल छोटा है, तो जब मोहन राम से 2 साल छोटा है तो हमने यहां पर मोहन लिख दिया। भाई प्रश्न में कहा है राम श्याम और मोहन की उम्र अलग अलग है, राम श्याम से 3 साल बड़ा है और मोहन राम से 2 साल छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है बताओ? राम से 2 साल छोटा है मोहन,
और राम से 3 साल छोटा है श्याम। तो बताओ सबसे छोटा तुम्हें यहाँ पर कौन लग रहा है? सबसे छोटा श्याम लग रहा है, क्योंकि राम सबसे बड़ा है, राम से दोनों छोटे हैं, और राम से मोहन 2 वर्ष छोटा है, और राम से श्याम 3 वर्ष छोटा है। हमसे पूछा है सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा श्याम होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया है कि एक शहर में 4 व्यक्ति खड़े हैं, पी, क्यू, आर और एस। पी क्यू के दाहिनी तरफ है, आर पी के बाईं तरफ है, आर एस और क्यू के बीच है। एस किस दिशा में खड़ा है या किस तरफ खड़ा है, हमें ये बताना है। तो देखो कोई शहर है, उस शहर में 4 व्यक्ति खड़े हैं, पी, क्यू, आर और एस। कैसे कैसे खड़े हैं इनकी बातें कर लेते हैं। देखो इसमें कहा है पी क्यू के दाहिनी तरफ खड़ा है, पी क्यू के दाहिनी तरफ खड़ा है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि कौन किस ओर है, तो इसको मिटा देते हैं। बस हमें इतना बताया गया है कि जो पी है वो क्यू के दाहिनी ओर खड़ा है, तो ये हमने पी खड़ा कर दिया, और किसके दाहिनी तरफ खड़ा है? क्यू के। भाई आप सोचिए, आप पेपर पर कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, आप पेपर पे कुछ लिख रहे हैं, तो आपका दायां क्यू का दायां होगा, बस ये सोच लीजिए। तो ये क्यू के दाईं ओर खड़ा है पी। आगे कहा है आर पी के बाईं तरफ है, आर पी के बाईं तरफ है। अभी हमें कंडीशन क्लियर नहीं है भाई, पी के बाईं तरफ ये इधर भी हो सकता है, यहाँ तो क्यू है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि 4 लोग हैं, तो ये तीनों कंडीशन हो सकती है। पी के दाईं ओर कहीं, बाईं ओर कहीं भी हो सकता है। आर, तो आगे पढ़ते हैं, आर एस और क्यू के बीच है, बिल्कुल ये वाली बात हमसे क्लियरली कह दी गई है कि आर एस और क्यू के बीच में है। तो आर एस और क्यू के बीच में है, तो क्यू तो ये रहा, यहां पर आर होगा, और एस और क्यू के बीच में तो एस यहां पर होगा। बस हमारी कंडीशन बैठ गई है फिट एकदम। 4 लोग हमने बैठा दिए हैं, पी क्यू आर एस, और हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई है। एक बार फिर से कंडीशन चेक कर लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। देखो प्रश्न में कहा है पी क्यू के दाहिनी तरफ है, तो देखो पी क्यू के दाहिनी तरफ है, बिल्कुल सही है। आगे हमसे ये भी कहा है कि आर पी के बाईं तरफ है, तो आर पी से बाईं तरफ है, ये भी सही है। आर एस और क्यू के बीच में है, ये भी सही है। बस हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। अब हमसे ये कहा गया है कि ये बताइए एस किस तरफ खड़ा है, तो एस बताइए किस तरफ खड़ा है। तो एस सबसे बाईं तरफ खड़ा है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एस सबसे बाईं तरफ खड़ा है। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं क्या कहा गया है। ये भी रीजनिंग का बहुत अच्छा सा प्रश्न आपके सामने, एनालॉजी का है या कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी कह सकते हैं। हमसे कहा गया है कि क्लॉक को ये लिखा जाता है, तो बताइए वॉच को क्या लिखा जाएगा। तो देखो इस प्रश्न को देखते ही मुझे इसका उत्तर समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है? ये जो क्लॉक है, इन्हीं के शब्दों को घुमा फिरा के यहाँ पर लिख दिया गया है, और फिर ये वॉच है, हमसे पूछा गया इसको क्या लिखा जाएगा। बस हमें ये पता करना है ये क्लॉक जो है, इसके शब्दों में क्या हेराफेरी की गई है, इसके शब्दों में क्या हेराफेरी की गई है, हमें ये बताना है। तो देखो ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक का ओ बीच में है, बाकी जो सी एल है, यहाँ पर देखो ये सी एल आगे पीछे कर दिए, सी शुरू में था तो सी को बीच में मतलब आगे पीछे कर दिया, इनका जो चेंज कर दिया स्थान, सी को उसके स्थान पर, सी को दोनों का स्थान चेंज कर दिया, दोनों का स्थान चेंज कर दिया, आपस में परिवर्तन। भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो ओ है ये तो बीच में है, बाकी जो सी और एल है इनका दोनों का स्थान बदल दिया है। तो इनका जब स्थान चेंज कर दिया है, तो देखो एल को यहां पर कर दिया, सी को यहां पर कर दिया, बस कुछ नहीं करा। तो अब हमें यह बताना है जो वॉच है इसका क्या उत्तर होगा, इसका कोड क्या होगा। तो वॉच में जो W और A है, इन दोनों का स्थान बदला जाएगा। A शुरू में आ जाएगा, W बाद में आ जाएगा। बताओ आपका कहां पर लग रहा है? 2 ऑप्शन लग रहे हैं, लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं। बस C और H का जब हम स्थान परिवर्तित करेंगे तो सबसे लास्ट में C आएगा। भाई देखो आप कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। प्रश्न में उत्तर मुझे समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। बस मैं आपको समझाना चाहता हूं क्यों होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा ये मुझे समझ में आ गया। ये इसलिए होगा, देखो ओ को तो बीच में रखा, यहां पर जो बीच में है उसको तो बीच में रखा, लेकिन ये जो लास्ट के 2 अक्षर हैं सी के, इनका स्थान आपस में बदल दिया। के को सी की जगह लिख दिया, सी को के की जगह लिख दिया। उसी प्रकार ये जो शुरू के 2 अक्षर हैं सी एल, इनका आपस में स्थान बदल दिया। एल को सी की जगह लिख दिया, सी को एल की जगह लिख दिया। तो उसी प्रकार ये जो वॉच है, WATCH वॉच, इसमें भी यही काम किया। जो टी है, टी को तो बीच में रखा गया, लेकिन जो अंतिम 2 अक्षर है और जो शुरू के 2 अक्षर है, इनका आपस में स्थान बदल दिया। सी को एच की जगह, एच को सी की जगह। तो बताओ ये जो लास्ट अक्षर एच है,
तो एच की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है जो लास्ट में सी है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए था इस प्रश्न में, बस समझाते हुए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, वरना बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा यदि घड़ी में इस समय 3:25 हो रहे हैं तो मिरर में यह समय क्या दिखाई देगा? मिरर मतलब शीशा। अगर आप इस समय को, घड़ी के समय को मिरर में देखोगे जो कि 3:25 है, तो मिरर में क्या समय दिखाई देगा, आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, इसकी ट्रिक होती है सिंपल सी। क्वेश्चन नंबर 12, इसकी ट्रिक ये होती है कि जो समय हमें दिया गया है, उस दिए गए समय को, जो समय दिया जाता है उस दिए गए समय को हम घटा देते हैं 11 घंटे 60 मिनट में से। बस इसमें से घटा दो, में से घटा देते हैं बस। तो क्या समय दिया है? समय दिया है 3:25। जब इसको हम 11:60 में से घटाएंगे, आप घटा दीजिए, जो भी आएगा वही उत्तर होगा। तो बताओ, जब 60 मिनट में से 25 मिनट घटेंगे तो 35 मिनट ही तो बचेंगे, और 11 घंटे में से 3 घंटे घटेंगे तो 8 घंटे बचेंगे। तो समय हो जाएगा 8:35। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद रखनी है। ट्रिक ये है कि जो समय दिया गया है उस समय को 11 घंटे 60 मिनट में से घटा देते हैं, जो भी घटने के बाद उत्तर आएगा वही समय हमें मिरर में दिखाई देगा। मिरर में जब हमें मिरर का समय निकालना होगा तो हमें ये लॉजिक लगाना होगा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फटाफट, क्योंकि हमें 1.5 घंटे में पूरा प्रश्न सॉल्व करना है। अभी हम 12 प्रश्न सॉल्व कर पाए हैं। हालांकि मैं आपको एक रणनीति बता देता हूं एग्जाम को लेकर, क्योंकि जब आप एग्जाम में अपने प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपसे मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो समय मांगेंगे। तो आप इनमें समय दीजिए। बाकी जो जीएस है और जो करंट अफेयर है, क्योंकि उनके उत्तर या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा, वो तो पढ़ते ही आप क्लिक कर दोगे। तो अभी हम रीजनिंग कर रहे हैं, भी थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाइपर मत हो जाना। अभी हमारा जो रीजनिंग चल रहा है, क्योंकि इसमें समय लगेगा और मैं आपको समझाते हुए टाइम लगा रहा हूं। आप जब परीक्षा में जाओ तो कोशिश करो पहले जीएस को कर लो, या चलो वो हम अभी धीरे धीरे करेंगे, हमारा पहला टेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 में हमसे कहा गया है कि भाई, यदि एक अधिकारी को तुरंत निर्णय लेना है, कोई अधिकारी उसको तुरंत निर्णय लेना है कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम मान्य होगा या नहीं होगा, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, निर्णय क्षमता जिसको बोलते हैं। तो बताइए, कोई अधिकारी है जिसको निर्णय लेना है कि किसी अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम मान्य माना जाए कि नहीं माना जाए, तो वो क्या कर सकता है? अपने अनुभव पर आधारित निर्णय लेना चाहिए उसको, ये कर सकता है क्या? दूसरों की राय पर निर्णय लेना चाहिए, या नियम और दस्तावेज देखकर निर्णय लेना चाहिए, या विद्यार्थी से पूछकर? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नियम और दस्तावेज देखकर ही निर्णय लेना चाहिए। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। देखो, अगर आपने हमारी रीजनिंग की क्लास करी, हमने कैलेंडर को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, देखते ही आप इस प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। प्रश्न में कहा है यदि 1 जनवरी 2028 बुधवार है तो 31 दिसंबर 2028 को कौन सा दिन होगा? देखो, यहां पर हमें ये देखना है कि ये जो हमें वर्ष दिया है, ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है? ये लीप वर्ष है। तो जब भी लीप वर्ष होगा तो उस लीप वर्ष का पहला दिन अर्थात 1 जनवरी और अंतिम दिन अर्थात 1 दिसंबर, दोनों में एक दिन का अंतर होता है। अगर पहला दिन बुधवार है तो अगला जो 31 दिसंबर होगी वो बुधवार से अगला दिन होगा। बस आपको इतने सा कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना है। अगर आपने हमारी रीजनिंग की क्लास पढ़ी हो, मैं आपसे पर्सनली सलाह देना चाहता हूं, आपको राय देना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि हमने रीजनिंग की प्लेलिस्ट बना रखी है। बहुत ही अच्छे से हमने हर कॉन्सेप्ट को समझा है, और ये कैलेंडर का हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप हमारे चैनल पर जाइए और पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। तो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बता रखी है। अगर समय, जो वर्ष है वो अगर लीप वर्ष होगा तो वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन, दोनों में एक दिन का अंतर होगा। अगर प्रथम दिन बुधवार है तो अंतिम दिन गुरुवार होगा। बस यही हमसे पूछा गया है। अगर साधारण वर्ष होता ये, तो जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। बस इतना ध्यान रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सी ट्रिक आपको याद रखनी है। अगर वर्ष लीप वर्ष है तो प्रथम दिन में एक दिन आगे बढ़ा देंगे तो हमारा अंतिम दिन आ जाएगा वर्ष का। और अगर हमारा जो वर्ष दिया गया है वो सामान्य है तो जो प्रथम दिन होगा वही अंतिम दिन होगा। ये सिंपल सी ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहा है एक आदमी अपने खेत में 2 बकरियां और 3 मुर्गियां पाल रहा है। एक बकरी का वजन 50 किलो है और एक मुर्गी का वजन 5 किलो है। अगर आदमी अपने सभी जानवरों का वजन एक साथ मापना चाहता है तो कुल वजन कितना होगा? तो बताओ, इस प्रश्न को करने में आपको कोई दिक्कत होगी?
कोई व्यक्ति है, उसके खेत में 2 बकरियां हैं और 3 मुर्गियां हैं। बकरी का वजन 50 किलो है और मुर्गी का वजन 5 किलो है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर वो व्यक्ति सभी का वजन नापना चाहता है तो कुल कितना वजन होगा। तो बताओ, 2 बकरियां हैं, एक बकरी का वजन 50 किलो है, तो 2 बकरियों का वजन कितना हो जाएगा? 100 किलो होगा कि नहीं होगा? भाई जब एक मुर्गी का एक बकरी का वजन 50 किलो है तो 2 बकरियों का वजन 100 केजी होगा। उसी प्रकार कुल मुर्गियां 3 हैं, एक मुर्गी का वजन 5 किलो है, तो 3 मुर्गियों का वजन 15 केजी होगा कि नहीं होगा? हमसे यही पूछा है कुल टोटल कितना होगा, तो टोटल होगा 115 केजी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 ब्लड रिलेशन का ये प्रश्न आपके सामने है, रक्त संबंध का। इसमें कहा गया है अगर पी का पिता क्यू का भाई है, पी का पिता क्यू का भाई है और आर पी का पुत्र है, तो पी के संदर्भ में विचार करें। देखो, पी का पिता क्यू का भाई है। सपोज ये हमने बनाया इधर पी, हम इसको करते हैं फैमिली ट्री से सॉल्व। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, आप देखिए प्लीज। पी का पिता है, ये ऊपर की श्रेणी में होगा, ऊपर की पीढ़ी में होगा, तो पी का कोई पिता होगा तो पुरुष होगा, हमने उसको बॉक्स में बंद कर दिया। प्रश्न में कहा है पी का पिता क्यू का भाई है, तो ये जो पी का पिता है किसका भाई है? ये क्यू का भाई है। अब इस क्यू का हमें नहीं पता ये लेडीज है कि जेंट्स है, बस इतना बता दे कि जो पी का पिता है वो क्यू का भाई है, ठीक है। और आर पी का पुत्र है, तो जब आर पी का पुत्र है तो आर पी से नीचे वाली पीढ़ी में जाएगा, और चूंकि पुत्र है तो हमें पता है ये पुरुष है। देखो फ्रेंड्स, हमें यहां पर पी का भी जेंडर क्लियर नहीं है कि पी लेडीज है। भाई इतना कहा है पी का पिता क्यू है, तो पी लड़की भी हो सकता है, पी लड़का भी हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्या है। तो हमारा फैमिली ट्री बनके रेडी है। हमने ये कह दिया पी का जो पिता है वो क्यू का भाई है और आर पी का पुत्र है, तो पी के संदर्भ में विचार करें। ये जो पी है इसके संदर्भ में हमें विचार करना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है क्यू का पिता है। भाई पी के संदर्भ में विचार करना है तो क्यू का पिता थोड़ी है पी, तो ये तो नहीं होगा। क्यू का चाचा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यू का भतीजा, हाँ बिल्कुल क्यू का भतीजा है। देखो इसका पिता यहां पर है ये, और ये पिता का भाई है, तो पिता मतलब अगर आपके भाई का कोई बेटा या बेटी हो तो वो आपका भतीजा या भतीजी लगेगा। हाई पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पर भतीजी भी हो सकता था। अगर यहाँ पर ऑप्शन में हमें नन दिया जाता, कोई नहीं, तो हम कोई नहीं चूज करते, क्योंकि यहाँ पर हम पी को पक्का नहीं कह सकते कि वो लड़का है कि लड़की है। लेकिन चूंकि हमें ऑप्शन में भतीजा दिया है, कोई और दूसरा ऑप्शन हमें सटीक नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक करेक्ट है। लेकिन 100% हम भतीजा नहीं कह सकते, क्योंकि भतीजी भी तो हो सकती है। भाई ये पी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो अभी फिलहाल जो हमें विकल्प दिए हैं उसके हिसाब से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्यू का भतीजा लगेगा पी, या भतीजी भी लग सकती है। चलिए आगे चलते हैं। आसान सा प्रश्न था ब्लड रिलेशन का। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17 में हमसे कहा गया है, सीरीज का प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा प्रश्न होगा। तो बताइए इस श्रेणी में क्या हो रहा है। देखो 3 से ये 8 बना, 8 से 15 बना, 15 से 24 बना, और फिर हमसे ये बताना है कि ये क्वेश्चन मार्क में कैसे बनेगा। तो देखो 3 से 8 कैसे बना होगा ये सोचो। यहां पर इसमें 5 जोड़ा जाएगा तभी तो 8 बना होगा। फिर 8 से ये 15 कैसे बना होगा? भाई 8 में 7 जोड़ा होगा तो 15 हुआ होगा। फिर 15 में क्या जोड़ा होगा? जो 24 बना होगा, तो 15 में जोड़ा होगा 9, 24 बन गया होगा। अब 24 में क्या जोड़े जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह में मिल जाए। तो अब ये जो जोड़ा गया इसको ध्यान से देखो। शुरू में 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, अर्थात दो दो फालतू करके जोड़ दिया। जब शुरू में 5 जोड़ा, उसके बाद 7 जोड़ा, उसके बाद 9 जोड़ा गया, तो उसके बाद इसमें 11 जोड़ देंगे। जब 24 में तुम 11 जोड़ोगे तो उत्तर आ जाएगा 35, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि प्रश्न बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 18 में कहा है, ये आपका सादृश्यता अर्थात एनालॉजी का प्रश्न है। कहा गया है जिस प्रकार ताले का संबंध मतलब कुंजी का संबंध ताले से है, उसी प्रकार पासवर्ड का संबंध किससे होगा। अर्थात तो कुंजी मतलब चाबी। देखो चाबी से ताला खुलता है, तो पासवर्ड से क्या होगा? पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। भाई पासवर्ड भी एक तरीके से कंप्यूटर या लैपटॉप में या मोबाइल में एंटर करने का तरीका है, ताला खोलने का तरीका है। तो जो पासवर्ड होता है वो लॉगिन करते हैं पासवर्ड के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 19 में कहा है a + b = 15 है, b + c = 20 है, c +
ए प्लस सी बराबर 17 है, तो ए प्लस बी प्लस सी हमें इसका मान बताना है, क्या मान होगा। हमें दिया गया है ए प्लस बी बराबर 15, बी प्लस सी बराबर 20, ए प्लस सी बराबर 17 और ए प्लस बी प्लस सी का हमसे मान पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको आपस में जोड़ देना है। जब इन सबको आपस में हम जोड़ेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा ये। हम आपस में जब सबका जोड़ कर देंगे तो ए प्लस बी, उसके बाद बी प्लस सी, उसके बाद ए प्लस सी, और जो संख्या हमें दी है ए प्लस बी कितना दिया है 15, बी प्लस सी दिया है 20 और ए प्लस सी दिया है 17। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर एक ए है, एक ए यहां पर है, तो दो ए हो गए, बी भी दो है और सी भी दो है, तो हमारे पास हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, और इनको जब आपस में जोड़ देंगे 35 और 17 कितना होगा 52। यहां से आप दो कॉमन ले लीजिए, तो यहां से जब दो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 52। हमें तो a प्लस बी प्लस सी का मान बताना है, तो ये b, ये जो दो है इधर इधर आ जाएगा भाग में, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रह जाएगा, 52 का आधा कर देंगे तो 26, अर्थात 56 हमारा उत्तर आ जाएगा। सॉरी 26, 26। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, देखने में डरावना था लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से हमें एनालॉजी का प्रश्न दिया है। कहा गया है जिस प्रकार 2 का संबंध इस 8 से है, उसी प्रकार इस 3 का संबंध यहाँ क्या होगा। तो देखो आप कह सकते हैं कि 2 में 6 जोड़ दिया गया होगा तो 8 हो गया, यहां पर भी 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप गलत कर लोगे। अगर आपने हमारी एनालॉजी की क्लास करी है तो मैंने आपको बताया था एक प्राथमिकी सारणी होती है, उस प्राथमिकी सारणी का ध्यान रखकर ही हमें उत्तर देने होते हैं। वो प्राथमिकी सारणी हमें कहती है कि हमें सबसे पहले जो प्राथमिकता देनी है वो देनी है अभाज्य संख्याओं को, उसके बाद वर्ग या घन को देनी है, उसके बाद गुणा भाग जोड़ घटाव को देनी है। तो अभी हम सबसे पहले इसमें जोड़ घटाने की बात नहीं कर सकते, हमें ये करना है इसमें कि अभाज्य संख्या का कोई लॉजिक लग रहा है क्या। देखो बिल्कुल लॉजिक लग रहा है अभाज्य संख्या का, दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, और दो का ये 8 कैसे बना होगा, दो का क्या होगा घन, भाई दो का तुम घन करोगे तो 8 आएगा। उसके बाद 3 भी अभाज्य संख्या है, और जब तुम 3 का घन करोगे तो आएगा 27, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। 21 में हमसे कहा गया है, ये आपको एक सारणी दी गई है, टेबल दी गई है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं। ये टेबल दी गई है और ये क्वेश्चन मार्क की जगह में बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो बताइए क्या आएगा। देखो हमें लॉजिक लगाना है, इसमें कहीं से भी कुछ भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। चारों तरफ से बहुत सारे लॉजिक मुझे इसमें लगते नजर आ रहे हैं। पहला लॉजिक ये है कि इस 8 का आधा करेंगे 4 रह जाएगा, 4 में 12 जोड़ देंगे तो 16 हो गया। इस 4 का आधा करेंगे तो 2 होगा, 2 में ये 6 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 1 रहेगा, 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कह सकते हैं। या सीधा सीधा ये भी कह सकते हो, ये जो पहला अक्षर है यहाँ पर 8, इस 8 की जब तुम 2 से गुणा कर दोगे तो 16 बन जाएगा। उसी प्रकार इस 4 की 2 से गुणा करोगे तो 8 बन जाएगा। उसी प्रकार इस 2 की 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 4 बन जाएगा। तो हमें देखना है क्वेश्चन मार्क 4 दे रखा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 में हमसे कहा गया है कि यदि m प्लस n 20 और m गुणा n 96 है, तो m और n के मान बताओ क्या होंगे। तो देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, फटाफट हमें करना होगा। हमसे ये कहा गया है कि m प्लस n बराबर दिया है 20 और m गुणा n बराबर 96, तो m और n का मान बताना है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, समीकरण नंबर 1, और ये समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। तो समीकरण नंबर 2 में से हम या तो m का या n का मान निकाल लेते हैं। सपोज चलो हमने निकाल दिया m का मान, तो m बराबर हमारे पास हो गया 96 अपॉन n। ये जो हमने मान निकाला है वो इस वाली समीकरण में रख देंगे, हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी। m बराबर हम रख देंगे 96/n। तो जब समीकरण नंबर 1 में हम m का मान रखेंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा 96/n प्लस n बराबर 20। हम n जब यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 96 प्लस n स्क्वायर बराबर बराबर है बराबर 20n।
अर्थात हमारे पास जो इक्वेशन बची वो ये बची n की घात 2 माइनस 20n बराबर या प्लस 96 कह दो, चलो बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी, द्विघात समीकरण बन गई है। इसको मैं अगर और साफ करके लिखना चाहूं तो इसको हम ये कर सकते हैं, दूसरे पेन से लिख लेता हूं। चलो यहां पर हमारे पास मैं इस n को स्मॉल n लिख दूं, n स्क्वायर माइनस 20n, यहां पर हमारे पास बचा n स्क्वायर माइनस 20n और प्लस 96 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है और हमें बताना है m और n का क्या मान होगा। तो देखो इसको सॉल्व करने की आसान सी ट्रिक है, हमें अब 96 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो जोड़ने से 20 आ जाए। तो हमें पता है 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96, 12 गुणा 8 करेंगे तो 96 और 12 प्लस 8 करेंगे तो 20। तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमें m और n का मान बताना है, तो m का मान 12 और n का मान 8। उल्टा भी हो सकता है 8 और 12 भी, लेकिन हमें 12 और 8 यहाँ पर नजर आ रहा है। 8 और 12 होता तो हम फिर मजबूरी थी, हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखो फिगर काउंटिंग का ये प्रश्न आपको दिया गया है, आपसे कहा गया है कि दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या बताओ कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है कि ये जो चित्र आपको दिया गया है इसमें वर्गों की संख्या बतानी है, कितने वर्ग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इस चित्र में। तो देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो ट्रिक ये है, हम कॉलम और रो काउंट कर लेते हैं कितने कॉलम है कितनी रो है। तो देखो कॉलम की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, 5 कॉलम है। रो की बात करें तो 1 2 और 3 4, 4 ही हमारे पास 4 रो है और 5 कॉलम है। तो ट्रिक ये कहती है कि सबसे बड़ा कॉलम 5 है, सबसे बड़ी रो 4 है। अब इनकी गुणा करते चले जाओ, बस एक एक घटा के। भाई कुल कॉलम 5 है तो 5 हमने गुणा में लग दिया, और कुल रो 4 हैं तो हमने 5 गुणा 4 कर दिया। अब 5 में से 1 कम करो 4, इधर 4 में से 1 कम करो 3, फिर 4 में से 1 कम करेंगे 3, इधर 3 में से 1 कम करेंगे 2, और फिर 3 में से 1 कम करेंगे 2, और 2 में से 1 कम करेंगे 1। जब तक किसी भी तरफ 1 ना आ जाए तब तक हम ऐसे ही एक एक घटा के गुणा कर देंगे आपस में। इन सब की गुणा कर दो, फिर आपस में जोड़ दो सबको, जितना जोड़ आएगा उतने इस चित्र में वर्ग होंगे। तो देखो गुणा करो, 5 चौक कितने होते हैं, 5 चौक होते हैं 20, यहां से गुणा करेंगे 4 क्या होते हैं 12, यहां गुणा करेंगे 3 दूनी होता है 6, और यहां गुणा करेंगे 2 ही कम होता है 2। इन सब का जोड़ कर दो, जो भी आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो देखो 20 और 12 32 और 6 38 और 2 40, ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो हमें चित्र दिया है इस चित्र में कुल 40 वर्ग होंगे। मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई है, ट्रिक ये कहती है कि हमें कॉलम काउंट करने, कितने कॉलम है, कॉलम है 5। फिर हमें रो देखनी है, रो कितनी है, रो है 4। फिर एक एक घटाते चले जाओ, इनकी गुणा कर दो। 5 गुणा 4 से हमने शुरुआत की, गुणा करना हमने शुरू किया, जितने कॉलम है उतने और जितनी रो उतना, 5 गुणा 4। फिर एक एक घटा दो सबसे, 5 में से 1 घटाए 4, 4 में से 1 घटाए 3, आपस में गुणा कर दिया। और जब तक गुणा करते हैं जब तक हमें 1 ना मिल जाए, जहां 1 मिल जाए बस वहीं रोक दो, और फिर गुणा करके सबको आपस में जोड़ दो, उतने वर्ग होंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24, देखो प्रश्न नंबर 24, दिशा आधारित यह प्रश्न हमें दिया गया है कि ए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ता है, उसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ए वर्तमान में अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी है, कितनी दूरी पर है। तो देखो दिशा परीक्षण का ये प्रश्न हमारे सामने है। सपोज ये हमारे सामने ए है, यहाँ पर ए खड़ा है। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। सपोज अगर मैं यहाँ पर बना देता हूं ये दिशा, तो ये सबसे ऊपर हमारे लिए होगा उत्तर दिशा, इसको मैंने नॉर्थ कहा। नीचे दक्षिण होगा, इसको मैंने साउथ कहा। और दाईं तरफ ये होता है इधर पूरब, इसको हम बोलते हैं ईस्ट। और ये इधर होता है पश्चिम बाईं तरफ, इसको हम कह देते हैं वेस्ट। तो प्रश्न को पढ़ो, ए है कोई व्यक्ति, सपोज यहां पर वो ए खड़ा है इस वाले बिंदु पर। चलो यहां पर वो ए है, ए यहां है। हमसे प्रश्न में कहा है कि ए 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। चलो चला दो 10 किलोमीटर से उत्तर की ओर। तो 10 किलोमीटर हमने चला दिया उत्तर की ओर। फिर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर मुड़ा, तो इधर 3 किलोमीटर मुड़ जाएगा। तो यहां पर हमने मोड़ दिया 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। एक सेकंड फ्रेंड्स, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं।
तो यहां पर ये 3 किलोमीटर हमने चला दिया पश्चिम। आगे कहा उसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला। तो 6 किलोमीटर हमने चला दिया दक्षिण दिशा में। ये ए वर्तमान में अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो देखो ए यहां से चलना शुरू किया था, यहां से। अगर मैं इसको दूसरे पेन से चेंज करके बताना चाहूं, ए यहां से चलना शुरू किया और अभी वो यहां पर है। हमसे ये पूछा गया कि वो वर्तमान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आप ध्यान से यहां पर देखिए, आपको कुछ नजर आ रहा है क्या? यहां पर ये इधर कितना दूर है भाई? ऊपर 3 किलोमीटर है, तो यहां पर भी 3 ही होगा। और चूंकि ये इधर पूरा 10 किलोमीटर का एरिया है, ये लंबाई पूरा 10 किलोमीटर है, इस 10 में से ये 6 किलोमीटर चल गया है, तो ये जो बचा नीचे 4 किलोमीटर ही तो बचा। तो बस हमें ये दूरी बतानी है, ये कितनी दूरी होगी। तो बताओ ये समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना? अगर मैं इसको त्रिभुज को अलग से बनाना चाहूं तो ये ऐसे बन गया। ये आधार है त्रिभुज का 3 किलोमीटर का, और हमारे त्रिभुज का ये लंब है 4 किलोमीटर का, और ये हमसे पूछा गया है कर्ण, ये कितना होगा, बस हमें ये बता देना है। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया है। हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5। भाई ये दूरी हमें बतानी है, ये तो 5 किलोमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में देखते हैं क्या कहा गया है। देखो बहुत ही आसान से प्रश्न है। प्रश्न में कहा है यदि प्लस को माइनस लिखा जाए, माने माइनस को गुणा, गुणा को प्लस कहा जाए, तो बताइए ये जो हमें प्रश्न दिया है ये वाला, इसका मान क्या होगा? हमें इस प्रश्न को कुछ नहीं करना, बस जितने हमें चिन्ह दिए हैं उसको बदल देना है। 9 गुणा को क्या कहा गया है? गुणा को प्लस कहा गया है, तो 9 + 4 हो गया। फिर आगे माइनस का चिन्ह है, लेकिन माइनस को कहा गया है गुणा, तो गुणा 6 हो गया। और इस प्लस को कहा गया है माइनस, तो -10 हो गया। और भाग को कुछ नहीं कहा गया, तो भाग को हमने भाग ही रहने दिया। बस इस प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही उत्तर होगा। तो देखो यहां पर जब हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे तो 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद यहां पर माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह लगा रहने दो। यहां पर गुणा कर देंगे तो 24 होगा, और यहां 9 ऐसे ही है। 9 में जब तुम 24 जोड़ोगे 33 हो जाएगा, और 33 में जब तुम 5 घटाओगे तो 28, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। देखो प्रश्न नंबर 26 में कहा है यदि एक शब्द प्लांट को उल्टा पढ़ा जाए, उल्टा पढ़ा जाए, चलो ऐसे पढ़ रहे हैं उल्टा, शुरू में टी पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे इधर से पढ़ते हुए चले जाएंगे, और उसके अक्षरों को 2-2 अंक बढ़ा दिया जाए। उल्टा पढ़ो और 2-2 अंक बढ़ा दिया जाए, तो बताइए नया अक्षर क्या बनेगा? तो देखो शुरुआत करेंगे टी से, तो यहां से टी के बाद 2 अंक आगे बढ़ा दो, टी के बाद 2 अंक आगे बढ़ेंगे तो वी आएगा। तो वी तो बहुत सारे ऑप्शन में है। अंतिम अक्षर जो हमारा पड़ेगा टी। भाई देखो इस प्लांट को जब हम उल्टा लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे ना, हमारे पास हो जाएगा ये TNALP, ये बनेगा। अब इसमें 2-2 अक्षर और बढ़ा देने हैं, तो जब तुम पी में 2 अक्षर बढ़ाओगे तो PQR, आर ही तो आएगा लास्ट में। कौन सा ऑप्शन इसमें आर नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कौन सा विकल्प सबसे भिन्न है? बताओ कौन सा विकल्प आपको सबसे अलग नजर आ रहा है? वर्गीकरण का ये सवाल है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सभी जो ऊपर के जानवर हैं बिल्ली की प्रजाति के हैं, शेर, बाघ, बिल्ली जंगली जानवर है, और डी पालतू जानवर है, इसलिए सबसे अलग हुआ ऑप्शन नंबर डी। चलिए ब्लड रिलेशन का एक और प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न में कहा है कि रवि ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा, क्या कहा? यह मेरे पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। तो वह लड़की रवि की क्या लगी? देखो रवि ने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा यह मेरे पिता के, सपोज ये रवि है, यहां पर हमने आर लिख दिया रवि को, और रवि कह रहा है कि मेरे पिता के, रवि का कोई पिता है? मेरे पिता के इकलौते बेटे की, तो बताओ रवि के पिता का इकलौता बेटा खुद रवि तो होगा। इकलौते बेटे की बेटी है, इकलौते बेटे की बेटी है ये, तो खुद रवि की बेटी हुई, तो वह लड़की रवि की क्या लगी? तो रवि की बेटी लगेगी। भाई रवि खुद कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते बेटे की, तो वो रवि खुद अपनी तो बात कर रहा है। इकलौते बेटे की बेटी है, तो वो लड़की रवि की क्या लगेगी? तो वो लड़की रवि की बेटी लगेगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कहा है एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। थोड़ा सा प्रश्न ऊपर नीचे हो गया है, चलिए आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। प्रश्न में कहा है कि एक पंक्ति में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। अमित का स्थान बाईं ओर से 7वां है, रैंकिंग का ही प्रश्न है।
एक पंक्ति है, कुछ विद्यार्थी बैठे हैं, अमित का स्थान बाईं से कितना है? बाएं से मतलब लेफ्ट से कितना है? 7वां है, और दाएं से 9वां है, दाएं से 9वां है। तो हमें ये बताना है पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कुल अर्थात टोटल बताना है। देखो रैंकिंग का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अमित कोई व्यक्ति है, किसी पंक्ति में बैठा है, उसका स्थान बाएं से 7वें नंबर पर है और दाएं से 9वें नंबर पर है। हमसे पूछा है कुल व्यक्ति कितने हैं। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमें किसी व्यक्ति का क्रमांक पता हो, एक ही व्यक्ति का हमें क्रमांक पता हो बाएं से भी और दाएं से भी, तो हम क्या करेंगे? कुल कह देंगे। कुल बराबर होगा अर्थात टोटल बराबर लेफ्ट से क्रमांक प्लस राइट से क्रमांक -1। लेफ्ट से क्रमांक प्लस बाएं से क्रमांक मतलब दाएं से क्रमांक प्लस, एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। हाँ, हम निकालने जा रहे हैं टोटल, तो अगर हमें टोटल निकालना होगा तो लेफ्ट से क्रमांक प्लस राइट से क्रमांक -1, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अमित का क्रमांक लेफ्ट से 7वां है, राइट से 9वां है, दोनों को जोड़ दिया 16 आ गया, -1 कर दिया तो 15, ऑप्शन नंबर बी। चलिए रीजनिंग का हमारा अंतिम प्रश्न है जो कि आपके सामने है। प्रश्न में कहा है सभी गाड़ियां वाहन हैं, कुछ वाहन बसें हैं। तो देखो सबसे पहले बनाओ गाड़ी, ये मैंने बना दिया गाड़ी, और हमसे कहा है सभी गाड़ियां वाहन है, तो हमने ये बना दिया सभी गाड़ियों को वाहन, यहां पर एक वाहन बना दिया हमने ये। आगे हमसे कहा है कुछ वाहन बसें हैं, तो कुछ वाहन बसें हैं, तो ठीक है, हमने यहां पर कह दिया ये कुछ वाहन है, ये हमने कह दिया बसें हैं। सभी बसें डीजल पर चलती है, तो ठीक है भाई, सभी बसें डीजल पर चला दो, तो ये हमने कह दिया इनडायरेक्टली सभी जो बस है वो डीजल है, ये कह लो आप। ठीक है जी, ये डीजल है, इधर आप समझ जाना। अब देखो निष्कर्ष देखते हैं क्या कहा गया है। निष्कर्ष में कहा है कुछ वाहन डीजल पर चलते हैं। बताओ कुछ वाहन डीजल पर चलेंगे क्या? बिल्कुल, देखो जब सभी बसें डीजल पर चल रही हैं और कुछ बसें वाहन हैं, भाई सभी बसें डीजल पर चल रही हैं और कुछ वाहन बस हैं, तो कुछ वाहन डीजल पर चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। सभी गाड़ियां बसें हैं, ऐसा तो नहीं कहा, गाड़ी तो बहुत अलग है, देखो यहां पर इधर गाड़ी है इस वाले बॉक्स में, तो ये तो नहीं है। आगे कहा गया है सभी बसें गाड़ियां हैं, बिल्कुल ये भी नहीं कहा, बस इधर है और गाड़ी उधर है। तो बस हमारा जो निष्कर्ष है केवल और केवल एक सही है। हमसे ये कहा है निम्न में से कौन से निष्कर्ष सही हैं, तो केवल एक सही है, बस ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स ये आपके सामने थे रीजनिंग के कुछ सवाल जो कि 30 प्रश्न थे। मैंने आपको समझाने में काफी टाइम लगा दिया है, अब फटाफट थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। हमारे सामने ये जनरल साइंस के 25 प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 31 से 55 तक है। देखो पहला प्रश्न जो कि जनरल साइंस का आपके सामने है, जिसका नाम है 31वां प्रश्न। इसमें हमसे कहा है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो देखो सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर में फीमर होती है, जिसको जांग की हड्डी बोलते हैं। देखो आपको यहां से टाइम कवर करना होगा, क्योंकि जनरल साइंस और जो करंट अफेयर है, या तो आपको उनके प्रश्नों का उत्तर पता होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग को सॉल्व करने में टाइम लगता है थोड़ा सा। आगे कहा है प्रश्न नंबर 32 में कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका काम होता है हमारी कोशिकाओं में ऊर्जा का मुख्य अणु है एटीपी, इसकी फुल फॉर्म पूछी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखो 23 में हमसे क्या पूछा गया है, पृथ्वी की परतों में कौन सी परत सबसे गर्म है। तो जब आप पृथ्वी की परत देखेंगे तो ये जो सबसे आंतरिक परत होती है पृथ्वी की, इसको बोलते हैं कोर, आंतरिक कोर, ये सबसे गर्म होती है पृथ्वी की परतों में, ऑप्शन नंबर डी। इसका टेम्परेचर लगभग मैं आपको यहीं पर बता देता हूं 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये तो मैंने 5 लाख लिख दिया है, तो आप इसको समझ लीजिए कि 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो पृथ्वी की कोर है, अर्थात जो आंतरिक भाग है, उसका टेम्परेचर होता है। हमसे यही पूछा गया है कि पृथ्वी की परतों में सबसे गर्म कौन सी परत होती है, तो आंतरिक कोर सबसे गर्म होती है, जो कि बहुत ठोस होती है और सबसे गर्म होती है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन को नियंत्रित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लूकागन, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर घटाता है और ग्लूकागन ब्लड शुगर को बढ़ाता है, तो ये दोनों हार्मोन मिलकर जो शुगर है उसको नियंत्रित करते हैं। तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन क्यों नियंत्रित करता है, ये तो हमसे पूछा गया भाई। इंसुलिन शुगर को घटाएगा और ग्लूकागन बढ़ाएगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एंटी है। चलिए प्रश्न नंबर 35, डीएनए का मुख्य घटक कौन सा है, इसको कौन नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 35, इसका मुख्य घटक है न्यूक्लिक एसिड।
ये क्या होता है, अगर आपको नहीं बात समझ में आई, क्वेश्चन नंबर 35 न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो ये एक जेनेटिक जानकारी देता है, डीएनए। जो जेनेटिक जानकारी होती है वो डीएनए में छुपी होती है। हर किसी की जीन अलग अलग होती है, तो वो डीएनए की जानकारी हमें मिलती है, डीएनए से जेनेटिक जानकारी मिलती है। देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, पानी का फॉर्मूला आपके सामने है H2O, तो हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 होगा, तो 2:1, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। 37 में क्या कहा गया है। 37 में कहा है, देखो ऊपर का प्रश्न एक बार देख लेते हैं। उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात पूछा है या ऑक्सीजन अनुपात हाइड्रोजन पूछा। हाँ बिल्कुल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, शुरू में हमें हाइड्रोजन रखना है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 में हमसे कहा है, निम्न में से कौन सा जीव न केवल प्रोकैरियोटिक है बल्कि फोटोसिंथेटिक भी है, अर्थात वो कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन की पूर्ति करता है और वो प्रोकैरियोटिक भी है। देखो हमने पूरे जीव जगत को 2 भागों में बांट रखा है, हमने क्या, वैज्ञानिकों ने। एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक यूकैरियोटिक होते हैं। तो हमें पता है पेड़ पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन एक जीव ऐसा भी है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, वो कौन है, यही हमसे पूछा है। तो वो है साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं नील शैवाल, नील शैवाल या साइनोबैक्टीरिया। तो हमारा उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर बी। कौन शरीर में सबसे अधिक हीमोग्लोबिन रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है रक्त, क्योंकि जो रक्त में आरबीसी होती हैं, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है। तो हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो बताइए सबसे हल्की गैस कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। देखो मैंने इसलिए आपसे कहा, जो आपके जीएस और साइंस के क्वेश्चन होंगे, मतलब करंट अफेयर और साइंस के, वो या तो आपको पता होंगे या आपको नहीं पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे कहा है, प्रश्न नंबर 40 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचायक अर्थात डाइजेस्टिव का काम करता है। इमाइलेज बिल्कुल ये भी करता है, प्रोटीज ये भी करता है, लिपेज ये भी करता है, और उपर्युक्त सभी हो जाएंगे फिर तो। ऑप्शन नंबर डी। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो इमाइलेज है ये स्टार्च को तोड़ता है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, स्टार्च को तोड़कर उसको पचाने का काम करता है। प्रोटीज प्रोटीन को तोड़कर उसको पचाने का काम करता है, पचाने का। और जो लिपेज है ये वसा को तोड़ता है, जो हम खाते हैं, जो ऑयल खाते हैं, ऑयल, उसको जो डाइजेस्ट करने का काम करता है वो लिपेज एंजाइम करता है। तो ये सभी एंजाइम अपचायक का कार्य करते हैं, अर्थात डाइजेस्टिव का। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 41 की बात करते हैं। इसमें कहा है मानव नेत्र में रोशनी को संवेदनशील करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोड्स और कोन्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। कहा है किस ग्रह की सतह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी गतिविधि पाई जाती है। कौन सा वो ग्रह है जिसकी सतह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी गतिविधि पाई जाती है। देखो वैसे शुक्र ग्रह को माना जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह का एक उपग्रह है आयो, जिसका नाम है आयो, वहां पर बहुत ज्यादा गतिविधि पाई जाती है। पर हमसे कहा है किस ग्रह की सतह पर, ग्रह की सतह पूछिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि आप शुक्र भी लगा सकते थे अगर पृथ्वी यहां पर ना हो, क्योंकि पृथ्वी जो शुक्र ग्रह है उसके जो उपग्रह हैं, जैसे कि आयो उपग्रह है, उस पर बहुत ही ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधि होती रहती है। पर हमसे पूछा ग्रह की सतह, तो वो ग्रह की सतह है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कोरियोग्राफी अर्थात कोरियोलिस बल पृथ्वी के किस गुण से संबंधित है, तो बताइए किस गुण से संबंधित है कोरियोग्राफिक बल, जिसको कोरियोलिस बल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, तो ये घूर्णन बल से संबंधित है। पृथ्वी की जो धुरी पर घूर्णन होता है उसके कारण कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, और इसी कोरियोलिस बल के कारण जो हवा है और जो पानी है उसकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। अगर आपने हमारी ज्योग्राफी की क्लास करी हो तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। प्रश्न नंबर 44, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है, तो बताइए कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेनियम 238। ये एक रेडियोधर्मी तत्व है, एक प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व है। चलिए प्रश्न नंबर 45 देखते हैं। प्रश्न नंबर 45 में हमसे कहा गया है ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद किस महाद्वीप के ऊपर देखा गया है। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आपने हमारी ज्योग्राफी की क्लास पढ़ी होगी तो आप इसका देखते उत्तर करोगे, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्षेत्र में देखा गया या पाया गया, खासकर वसंत ऋतु में, कि ओजोन परत में मतलब काफी बड़ा छेद देखा गया, या ओजोन परत वहां से पतली हो चुकी है काफी। भाई हर परत की मोटाई होती है, तो ओजोन परत वहां से काफी पतली होती जा रही है, इसलिए उसको कह दिया छेद हो गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा गया है किस प्रकार की कोशिका विभाजन से जैविक विविधता बढ़ती है, तो बताइए किस विभाजन से जैविक विविधता बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी, मायोसिस विभाजन से जैविक विविधता बढ़ती है,
और ये क्रॉसिंग ओवर के कारण अनुवांशिकता में जो विविधता होती है वो मायोसिस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का सामान्य जीवन काल कितना होता है? तो या तो इसका प्रश्न आपको उत्तर का पता होगा या नहीं पता होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन होता है। जो आरबीसी होती है हमारे ब्लड में, उनका जो सामान्य जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक है? तो देखो, आपने अगर हमारी टॉप 30 जीएस की सीरीज करी होगी, मैंने आपको उसमें बताया था जो पेनिसिलिन है ये एंटीबायोटिक है जिसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्यों की थी, कैसे की थी। फिलहाल हमसे पूछा गया एंटीबायोटिक कौन है, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। प्रश्न नंबर 50, रेबीज का वायरस आमतौर पर किसके काटने से फैलता है? तो अगर कोई कुत्ता है जिसके अंदर ये वायरस होगा, तो अगर वो कुत्ता किसी को काटेगा तो उसको भी रेबीज हो जाएगा। तो रेबीज का जो वायरस होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? तो बताइए वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? अगर आपने हमारी क्लास की हो तो आप तुरंत उत्तर लगाओगे 78% नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 में कहा है फोटोन किसका कण है? तो फोटोन प्रकाश का कण है। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के ऊर्जा कण होते हैं फोटोन। प्रश्न नंबर 53, कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाएगा? तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी होता है और पानी में होती है ऑक्सीजन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक जो तत्व है, और क्योंकि हमारा ब्लड भी है, तो कुल मिलाकर सर्वाधिक तत्व ऑक्सीजन हमारे शरीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 54, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए, आप लगा दोगे यकृत। पहले पूरे विकल्प एक बार पढ़ लीजिए, अर्थात लीवर, त्वचा, फेफड़े या हृदय। तो बताइए, देखो अगर आंतरिक अंग की बात करेंगे तो यकृत सही होगा, लेकिन यहां पर त्वचा भी दी है, तो सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का होगा त्वचा, जो कि बाह्य अंग है। भाई हमारी पूरी बॉडी को कवर करके रखता है त्वचा, सबसे बड़ा अंग हमारी बॉडी का त्वचा है। लेकिन अगर पूछा जाए आंतरिक अंग सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो यकृत है। चलिए प्रश्न नंबर 55 देखते हैं। वायुमंडलीय दबाव मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो बताइए, इसको कौन नहीं जानता। वायुमंडल का जो दबाव है उसको मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वो कहते हैं बैरोमीटर। आप याद रख सकते हैं, वायुमंडलीय, वैसे वायु और वैसे बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दबाव मापने का यंत्र बैरोमीटर कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये जनरल साइंस के आपके सामने 25 प्रश्न थे। अब हम चलते हैं मैथ की ओर। सेक्शन 3 मैथमेटिक्स के आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 56 से लेकर 80 तक के प्रश्न मैथ के हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 आपके सामने 56 है। प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है 12, अर्थात ये दिया है मैस है 12 और लेस है 360 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लेस है गुणा मैस है। भाई मान लो दूसरी संख्या x है, पहली संख्या 36 है, तो लेस है गुणा मैस है, या मैस है गुणा लेस है कर दीजिए, बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या हमने मान ली x, तो हमें इस x का मान बताना है। तो ये 36 इधर भाग में आ जाएगा। जब 36 भाग में आएगा तो 10 बार कटेगा और 12 धाई कितने होते हैं? 120। दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर बी। बताइए, ये बात किसको नहीं समझ में आई? आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा मैथ का जो है 57, हमसे कहा है यदि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो x का योग और गुणनफल बताना है, क्या होगा? तो देखो, ये द्विघात समीकरण आपके सामने है। इस द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो x के 2 मान आएंगे। भाई 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ के 5 आ जाए। तो हमें पता है जब हम 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 होगा, और जब हम 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 होगा। तो हमारा उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर योगफल 5 गुणनफल 6, ऑप्शन नंबर ए। बताइए, ये बात किसको नहीं समझ में आई होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 में कहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर की गति से चल रही है, यह 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो हमें एक फॉर्मूला पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमसे यही तो पूछा कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो बताओ, हमें यहां पर चाल दी है, कितनी दी है? चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय हमें दिया है यहां पर 45 मिनट।
ध्यान रखना है, मिनट में दिया है समय, चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इस मिनट को हम घंटे में बदल लेंगे। तो घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो बस इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, 15 या 45 होते हैं, 15 चौका 60 होते हैं, और 4 से इसको हम काट देंगे। ये कटेगा कितनी बार? 18 चौक 72 होते हैं। हाँ बिल्कुल, 18 चौक 72। भाई 4 कम 4 बच गया। हाँ 18 चौक 72 होते हैं। तो 18 गुणा 3 कितना होगा? 54। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 45 मिनट में कोई ट्रेन 54 किलोमीटर चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। प्रश्न नंबर 59 में कहा है यदि किसी संख्या का 20% 50 है तो संख्या क्या होगी? तो बताओ 20% बराबर 50। भाई 20% बराबर 50 है, तो 100% बराबर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या सीधा सीधा कह लीजिए, यहां 5 से गुणा करा, भाई 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ा कि नहीं? तो 50 को 5 से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा 250 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 में कहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:5, उनका योग दिया है 64, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो देखो, जब भी आपको अनुपात दिया जाए और उनका योग दिया जाए तो अनुपात हटाने के लिए उनके पीछे x लगा दो। माना छोटी संख्या 3x है और माना बड़ी संख्या 5x है। प्रश्नानुसार उनका योग हमें दिया है 64, तो 3x + 5x बराबर 64। दोनों को जोड़ देंगे, 3x + 5x हो जाएगा 8x बराबर 64। तो x बराबर जब हम 64 को 8 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। हमसे तो पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे पास 5x है। बड़ी संख्या क्या है? 5x। तो इसको 5 से गुणा कर दो, 8 को, 8 पंजे 40 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो जो उत्तर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60 का वो आया ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 40। बड़ी संख्या 40 हो जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 61 देखो। प्रश्न नंबर 61 में कहा है एक व्यक्ति 8 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि उसने गति 10% बढ़ा दी तो नई दूरी 8 घंटे में कितनी तय करेगा? देखो 8 घंटे में अभी वो 240 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है कोई व्यक्ति। अब उसने अपनी गति बढ़ा दी 10%। तो जब 10% गति उसने अपनी बढ़ा दी तो अब उसकी नई गति कितनी होगी ये हमें बताना है, मतलब सॉरी, नई दूरी कितनी होगी। तो देखो आप इसको फॉर्मूला लगा के करोगे। पहले आप यहां से निकालोगे, भाई ये समय दिया है, दूरी दी है, यहां से आप चाल निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। फिर जो चाल आएगी उसको आप 10% आगे बढ़ाओगे, फिर आप निकालोगे दूरी। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। स्मार्ट काम क्या कहता है? स्मार्ट काम ये कहता है कि भाई जो भी चाल चली हमें नहीं पता, उस चाल से वो 8 घंटे में 240 किलोमीटर चला। अब उसने अपनी चाल 10% बढ़ा दी तो दूरी भी 10% बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। तो आप इसका 10% बढ़ा दीजिए, 240 का 10% बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो जब उसकी चाल बढ़ेगी 10%, तो वो 24 किलोमीटर की दूरी अधिक चलेगा। तो 240 में तुम 24 और जोड़ दीजिए। तो जब 240 में तुम 24 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? भाई 240 + 24 आपके पास आ जाएगा 264, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको फॉर्मूले से करते, चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले आप इसकी ये चाल निकालते, फिर उसकी 10% चाल बढ़ाते, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाते, फिर देखते कितनी दूरी चला, तो उसमें आपका बहुत ज्यादा समय खर्च हो जाता। हमने सिंपल सी बात ये समझी कि भाई किसी चाल से कोई व्यक्ति 8 घंटे में 240 किलोमीटर चला, समय उतना ही 8 घंटे, उसने चाल अपनी बढ़ा दी 10%, तो जो दूरी बढ़ेगी वो भी 10% बढ़ जाएगी। तो 240 का 10% निकालोगे, 40 आ जाएगा। 240 + 24, सॉरी 240 का 10% 24 आएगा। तो 24 + 240 आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर ए, 264 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 62, एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेची गई, तो कितना विक्रय मूल्य होगा? तो सीधा सीधा इसका 20% निकाल दो या इसका 120% निकाल दो। भाई 20% निकालो, फिर इसमें जोड़ो 1500 में, या सीधा सीधा 120% निकाल दो आप। तो जब हम इसका निकालेंगे 120%, तो निकाल दो, बटे 100 कर दो। देखो इस 100 के 2 जीरो, इसके 2 जीरो से कैंसिल, हमारे पास बचा 15 गुणा 120। बस इसकी गुणा कर दीजिए। देखो 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 कम 15 और 30, और ये 1800 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 का उत्तर आ गया 1800 रुपए। तो वो जो वस्तु बेची जाएगी 20% के लाभ पर, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 1800 रुपए। आप इसका 20% निकालते, जो आता 20% 300 आता। भाई 1500 का 20% निकालोगे 300 आएगा, फिर उस 300 का आप इस 1500 में जोड़ोगे। हमने बहुत अच्छे से लाभ हानि हमारी मैथ की क्लास में की है,
अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप आसानी से वहां पर पढ़ सकते हैं। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसका प्रश्न है। प्रश्न में कहा है कि फैक्टोरियल 100 में कितने ट्रेलिंग जीरो होंगे, अर्थात इस फैक्टोरियल 100 में अंत में कितने जीरो होंगे ये बताना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे सामने है। जब भी हमें फैक्टोरियल में कोई संख्या दी जाएगी और उसके हमें ट्रेलिंग जीरो बताने हैं, ट्रेलिंग जीरो का मतलब है लास्ट में कितने जीरो होंगे, अंत में। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है जेड बराबर, जेड मतलब जीरो, ये जो हमें संख्या दी है 100, इसको हमने n मान लिया, तो 100 बटे 5 की घात 1 अर्थात 5, प्लस 100 बटे 5 की घात 2 अर्थात 25, प्लस 100 बटे 5 की घात 3, लेकिन 5 की घात 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा। तो ये जो हमने हर है, ये जो हमने हर लिया है, ये हर ऊपर की जो संख्या है 100, इससे या तो बराबर रहे या इससे छोटा रहे, बस जब तक इसके बराबर या इससे छोटा रहेगा तब तक लेते चलेंगे। आगे हम 100 बटे 5 की घात 3 करेंगे तो 5 की घात 3 125 होता है, जो कि 100 से बड़ा हो जाएगा, तो हम बस यहीं तक लेंगे। तो हमारे कुल जीरो आ जाएंगे। 100 बटे 5 करेंगे तो आ जाएगा 20, भाई 100 को 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, और 100 को 25 से काटोगे यहां पर तो 4 बार कटेगा, दोनों को जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। तो फैक्टोरियल 100 में ट्रेलिंग जीरो होंगे 24, अर्थात अंत में 24 जीरो आएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 का उत्तर आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, 64 में हमसे कहा है एक घन का आयतन 343 सेंटीमीटर घन मीटर है, घन सेंटीमीटर है, इसकी भुजा कितनी है। तो हमें पता है घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है। भाई कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। चलो भुजा मैंने कह दिया यहाँ पर a, उसकी घात 3, तो आयतन हमको यहाँ पर दिया है 343 और हमसे पूछा है भुजा कितनी होगी, तो बस इसका हमें क्यूब रूट ही तो निकालना है। तो a बराबर हमारे पास हो जाएगा, इस 343 का हम यहाँ पर क्यूब रूट निकाल देंगे। तो हमें पता है 343 का जब हम क्यूब निकालेंगे तो ये 7 आ जाएगा, अर्थात जो घन है उसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर होगी, जिसका आयतन इतना है। चलिए आगे चलते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं करना, घन का आयतन का फॉर्मूला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कहा है 3x + 2y बराबर 12, x बराबर 2, तो y का मान कितना होगा। तो बताओ इसमें कुछ आपको दिक्कत है क्या। x बराबर बस यहाँ पर 2 रखना है। जब x बराबर आप यहाँ पर 2 रखोगे तो रख दो, देखो यहाँ पर 3 गुणा 2 करोगे, x बराबर जब 2 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6, प्लस 2y बराबर 12, हमें तो y का मान निकालना है। तो हमारे पास जो y का मान बचेगा, इधर 6 माइनस में हो जाएगा 12 बटे, मतलब 6 बटे 2, भाई 12 में से 6 घटेगा तो 6 बचेगा, इधर 2 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो y का मान फाइनली आपके पास आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 3। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 66 की, बहुत ही अच्छा सवाल है नंबर सिस्टम का। अगर आपने नहीं हमारी मैथ की क्लास की होगी तो आपको ये सवाल करने में समस्या आएगी। देखो प्रश्न में कहा है कि ये 257 की घात 631 है, इसमें इकाई का अंक बताना है, क्या होगा। तो देखो ये जो हमें 257 दिया, इसका हम इकाई का अंक पकड़ते हैं 7, इस 7 की घात 631 है। अब हमें बताना है इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो हर संख्या की एक साइक्लिसिटी होती है, एक चक्र होता है। चक्र क्या होता है, जैसे तुम 7 की घात 1 करो तो 7 ही आएगा, 7 की घात 2 करोगे तो 7 7 49 होता है तो 9 आएगा, 7 की घात तुम 3 करोगे तो 7 की घात 343 होते हैं, अंत में 3 आएगा। फिर तुम 7 की घात 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, 1 आ जाएगा अंत में, इकाई अंक हम बता रहे हैं। फिर जब तुम 7 की घात 5 करोगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 7। तो कुल मिलाकर 4 अंकों के बाद ये 7 की पावर जब हम करेंगे आगे तो इकाई का अंक रिपीट हो जाएगा। देखो यहां पर 7 था, फिर यहां भी 7 आएगा, 9, फिर आप तुम 7 की पावर 6 करोगे तो 9 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो चक्रक है 7 की पावर का वो है 4। तो ये जो पावर तुम्हें दी है 631, इस 631 को तुम 4 से भाग करो, पता करो कितना शेष बचेगा। तो करो, 4 ही कम 4 बच गया, 2 उतार लिया 3, 4 पंजे 20 बच गया, 3 उतार लिया 1, और 4 सत्ते 28 होता है, शेषफल बचा तुम्हारे पास 3। तो जो शेषफल बचा 3, अर्थात 7 की घात 3 कर लीजिए, और 7 की घात 3 करोगे तो आपके पास आएगा 743, सॉरी 343, और 343 में इकाई का अंक क्या होगा, 3 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे से हमने इसको कॉन्सेप्ट को समझा है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 67 में हमसे कहा है, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं।
प्रश्न नंबर 67 में कहा है कि भाई दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:5। यदि उनका एलसीएम 100 है तो बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखो दो संख्याएं हमें दी है जिनका अनुपात दिया है 2:5, उनका एलसीएम दिया है 100, तो बड़ी संख्या बताओ। तो हमने मान लिया छोटी संख्या तो 2x है, बड़ी संख्या हमने मान लिया 5x है। और चूंकि एलसीएम दिया है 100, हमें पता है फॉर्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है, जब हम एचसीएफ निकालेंगे, जब हमें दो संख्या दी गई होगी और दोनों का एलसीएम भी दिया होगा, दोनों संख्या दी गई, तो लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो हमारे पास जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा पहली संख्या अर्थात 2x गुणा दूसरी संख्या अर्थात 5x बटे एलसीएम अर्थात 100। भाई यही तो हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास आया एचसीएफ, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। और ये जो हमने दो संख्या मानी है, पहली संख्या 2x मानी, दूसरी संख्या 5x मानी, इनका जब हम एचसीएफ निकालेंगे, हमें पता है ये को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्याएं हैं। इनका जब तुम एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो x आएगा। समीकरण नंबर 2, ये भी एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, दोनों को बराबर रख दो तो x बराबर आपके पास आ जाएगा, चलो थोड़ी सी जगह है, तो आपके पास x बराबर आया 2x गुणा 5x अपॉन 100। बस यहां से x का मान आप निकाल दीजिए तो 100x बराबर हो जाएगा कितना, चलो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। 100x बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 होता है ना, 10x की घात 2, यही तो होगा, बिल्कुल यही होगा। हमें तो x का मान चाहिए, तो x का मान हमारे पास क्या होगा, देखो एक x तो कट जाएगा, फाइनली x का मान आ जाएगा 10। जब x का मान 10 आया है तो हमसे पूछिए बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या है बताओ, बड़ी संख्या 5x है कि नहीं है। यहाँ 2:5 संख्याओं का अनुपात दिया है, तो बड़ी संख्या 5 है, x की वैल्यू 10 आई है, तो 5x करेंगे तो 50 आ जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास आ गया 50, कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप वीडियो पॉज करके इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68। प्रश्न नंबर 68 में हमसे कहा है कि एक व्यक्ति 10% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 300 रुपए का ब्याज प्राप्त करता है, मूलधन कितना है। तो बताओ साधारण ब्याज की दर है 10% और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 300 रुपए। तो जब एक वर्ष का साधारण ब्याज 10% है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 20% होगा कि नहीं होगा, और ये 20% 300 रुपए के बराबर है। हमसे पूछा मूलधन कितना होगा, तो मूलधन अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा। तो बस 20% बराबर 300 है, 100% बराबर कितना होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ऐसे समझ लीजिए भाई 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो यहां भी 5 से गुणा कर दीजिए। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आप 300 गुणा 5 करोगे तो 3 पंजे होता है 1500, ऑप्शन नंबर ए। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई। मैं बार बार कह रहा हूं अभी आपके पास बहुत टाइम है, काफी टाइम है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे मैथ की क्लास पढ़ लीजिए, रीजनिंग पढ़ लीजिए, आप जीएस पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल पर सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 करते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैथ का प्रश्न। इसमें कहा गया है एक टंकी 6 घंटे में भरी जाती है, 8 घंटे में खाली हो जाती है। यदि दोनों पाइप, भाई कोई टंकी पाइप से भरी जा रही है, एक पाइप 6 घंटे में भर रहा है टंकी को और दूसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर रहा है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी कितने घंटे में भरेगी। बहुत ही अच्छा सवाल, मैंने इसलिए शुरू में इंपॉर्टेंट लिख दिया है। तो देखो भरने वाले पाइप की बात करते हैं, 6 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में जो पाइप भरने वाला है वो कितनी टंकी को भरेगा। 1 घंटे में, भाई 6 घंटे में भरी जा रही, तो 1 घंटे में 1/6 भाग भरेगा टंकी का कि नहीं भरेगा। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 घंटे में। और जो दूसरा पाइप है वो 8 घंटे में खाली करता है, तो 1 घंटे में कितना टंकी खाली कर देगा, तो वो 1 घंटे में 1/8 भाग खाली कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 8 घंटे में पूरी टंकी खाली कर देता है कोई पाइप, तो 1 घंटे में 1/8 भाग खाली करेगा। अब दोनों पाइप खोल दिए, भरने वाला भी और खाली करने वाला भी, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी ये बताइए। 1 घंटे में कितनी भरेगी, तो 1 घंटे में 1/6 माइनस 1/8, दोनों को घटा दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, इधर 4 उधर 3, तो 1 आ जाएगा 24। टंकी का जो कुल भाग है 1/24 भाग 1 घंटे में भरेगा अगर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। तो जब 1 घंटे में 1/24 भाग भर रहा है तो कुल टंकी 24 घंटे में भरेगी कि नहीं भरेगी, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 69 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। देखो ये आपका बीजगणित अलजेब्रा का एक अच्छा सा सवाल दिया है। प्रश्न में कहा है कि 6x² प्लस 11x+3 को 2x+3 से विभाजित किया जाए तो भागफल कितना होगा ये बताना है। तो फटाफट इसको विभाजित कर लेते हैं। हमें इसको भाग देनी है 6x² प्लस 11x+3, इसको हमें भाग करनी है 2x+3 से। तो चलो कर लेते हैं। तो देखो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा भाई, ये 3 बार जाएगा। तो इसको जब तुम 3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 और 3 दूनी 6, 3x से इसको गुणा करनी पड़ेगी, बिल्कुल 3x। तो यहाँ पर 9x आ जाएगा प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा 6x²। जब घटाओगे दोनों को आपस में तो ये कट जाएगा, और जब 11x में से 9x जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा, प्लस 3 आगे उतार लेंगे, और फिर अभी आपका पास आपकी जो एक बार चला जाएगा 2x+3। तो हमसे भागफल पूछा है, भागफल आ जाएगा 3x+1, ऑप्शन नंबर ए। भाई पहले आप इसको 3x से गुणा मतलब भाग करोगे, तो यहाँ पर गुणा करोगे जब 3x से तो ये आ जाएगा 6x² प्लस 9x। घटाओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 11x में से 9x जाएगा तो 2x बचेगा। फिर आगे हमने ये 3 उतार लिया, अब ये 2x+3 2x+3 एक ही बार जाएगा, तो हमसे भागफल पूछा है, उत्तर आ गया 3x+1। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 में कहा है कि एक व्यक्ति 120 रुपए में 3 नोटबुक और 2 पेंसिल खरीदता है। यदि एक नोटबुक 20 रुपए की है तो एक पेंसिल की कीमत कितनी है? बताओ, कुल उसने खरीदारी करी 120 रुपए की। इस 120 रुपए में उसने 3 नोटबुक खरीदी और 2 पेंसिल खरीदी, और यहां पर क्लियर कर दिया एक नोटबुक की वैल्यू 20 रुपए है। तो जब कुल उसने 3 नोटबुक खरीदी है, एक नोटबुक 20 रुपए की है, तो 3 नोटबुक 60 रुपए की होगी कि नहीं होगी? तो कुल खरीदारी उसने करी 120 रुपए की, इस 120 रुपए में से 60 रुपए की नोटबुक खरीद ली, तो बाकी के 60 रुपए बचे, उसकी पेंसिल ही तो होगी भाई, उसकी 2 पेंसिल होगी 60 रुपए में। हमसे पूछा एक पेंसिल की कीमत बताओ, तो 2 पेंसिल की कीमत 60 रुपए है, एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी? 60 को 2 से भाग कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बी 30 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने है। 4x - 7 बराबर 2x + 9 में x का मान क्या होगा? तो देखो x को इधर ले जाएंगे तो 4x में से 2x जाएगा तो 2x बचेगा, और 7 को इधर लाएंगे तो 9 में जब इधर आके प्लस में हो जाएगा 7 तो 16 होगा, और फिर यहाँ पर x का मान निकालना है तो x बराबर आ जाएगा 16/2, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 73। प्रश्न नंबर 73 में कहा गया है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखो ये हमें ट्रिपलेट नजर आ रहा है, इसकी घात तुम करोगे 2 तो ये 36 होगा, इसकी घात 2 करोगे 64 होगा, दोनों को जोड़ोगे 100 होगा, 100 का अंडर रूट निकालेंगे 10 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा समकोण त्रिभुज है। तो जब आपके पास समकोण त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां पर आपके पास 1/2 आधार हो जाएगा 6 और ऊंचाई हो जाएगी 8। इसको यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए आप 3 बार, और 3 अट्ठे 24 होता है, ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए। उत्तर आपके पास आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 24 है उसका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सॉरी क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 73 है उसका उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 24। लेकिन अगर आपको ये समझ में ना आए, इतना आपका दिमाग काम ना करे कि ये समकोण त्रिभुज है क्या, तो फिर आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हेरोन का सूत्र आपको याद होगा। उस हेरोन के सूत्र से हम अर्ध परिधि निकाल लेंगे, जो कि जिसको एस कहते हैं। आपको मैं बता देता हूं, अर्ध परिधि निकाल लेंगे एस, और वो एस होता है तीनों भुजाओं का योग कर देंगे, इसको हम कहते हैं a + b + c/2। ये ए बी सी क्या है? ये तीनों भुजाएं हैं। यहां से आप एस निकाल लोगे, और फिर आपका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वो आपके पास सिंपल सा हो जाएगा, रूट के अंदर अंडर रूट, वो हो जाएगा एस ब्रैकेट में s - a, दूसरे ब्रैकेट में s - b, और तीसरे ब्रैकेट में s - c। बस इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए तो भी आपका उत्तर इतना ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74।
74 में कहा है एक संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है, वही संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। भाई कोई संख्या है, उसको तुम 9 से भाग दे रहे हो तो 5 शेषफल आ रहा है, तो उसी संख्या को 4 से भाग दोगे तो शेषफल कितना होगा। तो देखो जो संख्या होगी उसको हम बना सकते हैं n बराबर, यही तो संख्या हो सकती है 9k प्लस शेषफल कितना बच रहा है 5। यहाँ पर जो k है इसकी वैल्यू आप 1 रख लीजिए, 0 से शुरुआत करते हैं। चलो हम पता कर रहे हैं वो संख्या क्या हो सकती है जिसको 9 से भाग करें तो शेषफल 5 आए। कौन कौन सी वो संख्या हो सकती है, जब हम 9 से उसको भाग देंगे तो शेषफल 5 आएगा। तो इस k का मान तुम रख लीजिए, k बराबर आप 0 से शुरू कीजिए, 0 1 2 और आगे तक रखते चले जाइए। जब k बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास जो n आ जाएगा वो 5 आ जाएगा, अर्थात पहली संख्या तो हो सकती है 5। इस 5 को तुम 9 से भाग करोगे तो शेषफल 5 ही आएगा, लेकिन इसी 5 को जब तुम 4 से भाग करोगे तो शेषफल 1 आएगा। अब यहाँ पर तुम k बराबर 2 रखोगे तो 9 दूनी 18 होता है, 18 में 5 जुड़ेगा तो 23 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या है n बराबर 23। इस 23 को जब तुम 5 से भाग करोगे तो शेषफल 5 आएगा, लेकिन इस 23 को जब तुम 4 से भाग करोगे तो शेषफल आएगा 3। तीसरी संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पर k बराबर 3 रखो तो 9 या 27 होते हैं, 27 में 5 जुड़ेगा तो 32 होगा। तो जब तुम 32 में 9 से भाग करोगे तो शेषफल तो 5 ही आएगा, लेकिन इस 32 में जब तुम 4 से भाग करोगे तो शेषफल आएगा 2। तो क्या समझे भाई, इस संख्या को, जिस संख्या को तुम 9 से भाग कर रहे हो शेषफल 5 आ रहा है, उसी संख्या को अगर तुम 4 से भाग करोगे तो शेषफल 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, आगे भी कुछ हो सकता है जब हम k की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम कह देंगे CND, क्योंकि हमारे ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में हमें 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पर हमारे उत्तर सभी आ रहे हैं तो हमने कह दिया CND। जब हमें कोई ऐसा प्रश्न मिले जिसके उत्तर 1 से अधिक हो तो हम कह देते हैं CND, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता। CND कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए प्रश्न नंबर 75 देखते हैं। 75 में कहा है यदि एक वस्तु का मूल्य 20% घटता है और फिर 25% बढ़ता है तो कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखो पहले कोई वस्तु है, उसका मूल्य 20% घटा और फिर 25% बढ़ा, हमसे पूछा कुल परिवर्तन कितना होगा, ये हमें बताना है। तो मान लो वो वस्तु 100 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, इसका जब तुम 20% घटाओगे तो 20% घटने के बाद ये वस्तु रह जाएगी 80 रुपए की ये वस्तु रह जाएगी। अब इस 80 रुपए की वस्तु का जब तुम 25% बढ़ाओगे, इसका 25% निकालो फिर से, तो फिर से 100 आ जाएगी। भाई पहले किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, उसका तुम 20% घटाओगे तो 80 रह गया मूल्य। अब किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपए है, इसका तुम 25% घटाओगे, सॉरी बढ़ाओगे, तो फिर से 100 हो जाएगा। हमसे पूछा परिवर्तन कितना होगा, तो भाई 20% घटाया फिर 25% बढ़ाया तो परिवर्तन 0 हुआ। 100 रुपए की वस्तु 100 रुपए की ही रह जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, 0% परिवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या कहा है। प्रश्न नंबर 76 में कहा है एक बक्से का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि बक्सा घनाकार है तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो देखो जब भी आपको घनाकार कोई बक्सा दिया जाए और यहां पर दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा की घात 2। मैंने यहां पर भुजा लिख दिया ए शॉर्ट में। तो हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हमें दिया है 384, हमसे भुजा पूछी है। तो जब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 384 तो इसको रख दो और हमें भुजा बतानी है कितना होगा, तो भुजा की घात 2 अर्थात ए, मैंने उसको भुजा कह दिया। अब देखो ये 6 इधर आके भाग करेगा 384 में, तो हमारे पास, चलो मैं इधर लिख देता हूं, हमारे पास बचा ए की घात 2 बराबर 64। जब आप 384 को 6 से भाग दोगे तो 64 आएगा। और फिर अब हमें निकालना है ए का मान, तो ए बराबर √64 हो जाएगा कि नहीं। और बताइए √64 का मान किसको नहीं पता। कोई बक्सा है घन के आकार का, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 384 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसकी भुजा बतानी है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो कि 6 गुणा भुजा की घात 2 होता है, तो आपके लिए प्रश्न बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। मैथ के हमारे प्रश्न चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 77 में कहा है एक कर्मचारी किसी काम को 10 दिन में अकेले कर सकता है, यदि उसके साथ एक मित्र भी काम करे और दोनों मिलकर 6 दिन में काम को पूरा करते हैं तो मित्र अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो कोई कर्मचारी है, उस काम को 10 दिन में कर रहा है,
तो कर्मचारी उसी काम को एक दिन में मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? कर्मचारी एक दिन में कितना काम करेगा? भाई वो 10 दिन में काम कर रहा है समाप्त। 10 दिन में काम कर रहा है समाप्त, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा वो 1/10, क्योंकि 10 दिन में काम उसका खत्म हो रहा है। तो मान लो 10 काम है टोटल, तो एक दिन में एक काम कर रहा है 10 में से। अब उसका मित्र भी आ गया, दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं समाप्त, तो दोनों मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर कुल काम 6 है तो दोनों एक दिन में 6 में से एक काम करेंगे, तो 1/6 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हमसे पूछा तो बताइए उसका मित्र अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो दोनों तो कर रहे हैं 1/6 दिन में, 1 घंटे में, एक दिन में सॉरी। और जो कर्मचारी वो अकेला कर रहा है 1/10 दिन में। तो जो उसका मित्र है, मित्र एक दिन में कितना काम करेगा बस वो पता कर लो। मित्र एक दिन में कितना करेगा, दोनों को आपस में घटा दो। मित्र एक दिन में कितना करेगा, जब दोनों को आपस में तुम घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? बस वही जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो दोनों को आपस में घटाना है भाई। दोनों मिलके काम कर रहे हैं 1/6 एक दिन में, और जो कर्मचारी है वो एक दिन में कर रहा है 1/10। तो इन दोनों का आप अंतर कर दीजिए। यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का? एलसीएम शायद आ जाएगा 60, 77। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 15, सॉरी 1/15 आ जाएगा। 1/15। जो मित्र है वो एक दिन में 1/15 काम निपटा देगा। तो एक दिन में एक काम निपटाएगा, तो 15 काम कितने दिन में निपटाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन में निपटाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था भाई। कोई कर्मचारी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो हमने ये पता कर लिया एक दिन में वो कर्मचारी 1/10 दिन काम करेगा, मतलब 1/10 काम करेगा। और उसका मित्र आ गया, दोनों मिलके एक काम को कर रहे हैं 6 दिन में, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/6 करेंगे। हमें ये बताना है कि मित्र अकेले कितना करेगा, तो हमने ये पता कर लिया जो मित्र है वो एक दिन में कितना काम करेगा। तो दोनों ने मिलकर काम किया 1/6, इसमें से जो अकेले कर्मचारी काम कर रहा है उसको घटा दिया, घटाने के बाद आ गया 1/15। तो एक दिन में काम कर रहा है 15 में से एक, तो 15 दिन में 15 काम करेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। देखो बोर्ड मास का नियम आपके सामने है, इसमें कहा गया है कि इसको सॉल्व करो, बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं बोर्ड मास में ब्रैकेट। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट को, तो यहां पर आ जाएगा 8, बाकी का पूरा ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट के बाद हम करते हैं यहां पर ये ऑर्डर, तो जब हम 6 की घात कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 36 + 10, और यहां पर हमारे पास है 4 भाग 48, ऐसे ही। अब हम करेंगे यहां पर भाग, जब 48 को 4 से भाग देंगे तो 12 चौक 48 होते हैं, गुणा 8 - 36 + 10, 12 अट्ठे कितने होते हैं? 96 - 36 + 10। 96 में जब तुम 36 जोड़ोगे तो 106 होगा, -36 जब करोगे तुम तो कितना आ जाएगा? इसको घटा दीजिए बस भाई। 106 में से जब तुम 36 घटाओगे तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। 78 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 70 आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया, बोर्ड मास का नियम है, आपको बिल्कुल ऐसे ही फटाफट सॉल्व कर देना उत्तर को अपने। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 79। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इल्झाने वाला प्रश्न है। प्रश्न में कहा है √81/1 का वर्गमूल क्या होगा? √81/1 का वर्गमूल। देखो ये मत समझ लेना यहां पर वर्गमूल लिखा है, तो ये जो √81 है, जब इसका √81 हम निकालेंगे, रूट निकालेंगे 81 का, तो 9/1 ही तो बचेगा भाई। या तो आप ऐसे समझ लीजिए ये निकालना है हमें उत्तर, या आप ऐसे समझ लीजिए ये जो 81 है रूट के अंदर है और /1 है, तो हमें ये करना है। तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे 9 आया। अब 9/1 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/1 ही तो आएगा। 3/1 मतलब एक तो हर में हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये बात किसको नहीं समझ में आई? भाई इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल, ध्यान रखना इसका। अगर वो इतना कहता √81/1 को हल करो तो हमारा उत्तर आ जाता 9/1, लेकिन √81 का भी हमें वर्गमूल निकालना है, तो कुल मिला के हमें इसके ऊपर भी ये अंडर रूट लगा देना है बस। तो 81 का रूट निकाला 9 आया, फिर 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 3/1 उत्तर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए हमारा मैथ का अंतिम सवाल है,
और आपके सामने है एक संख्या का 40% 60 है, तो संख्या क्या है बताओ। 40% 60 के बराबर है, तो 100% कितने के बराबर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं, बी नहीं, 40 40 120 60 150 या 60 आएगा, 150। हाँ ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कुल मिला के इसको तुम 2.5 से गुणा करो तो 100 आ जाएगा, इसको भी 2.5 से गुणा कर दो 2.5 से, तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 150, ऑप्शन नंबर ए। 40% 60 है। अगर तुम्हें चेक करना है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इस 150 का तुम 40% निकाल के देखो भाई। 150 का जब तुम 40% निकालोगे तो 60 आना चाहिए, तो निकाल दो फटाफट। 100 के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 चौका 60 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा मैथ का पोर्शन खत्म हुआ। अब हमारे पेपर का अंतिम पोर्शन है सेक्शन 4, जिसका नाम है करंट अफेयर। तो देखो फटाफट अपने प्रश्न को निपटाते हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया आपको समझाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न में, अगले पेपर में हम और थोड़ी जल्दी करेंगे, क्योंकि मैं आपको समझाता चल रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। देखो प्रश्न नंबर 81 में हमसे कहा है कि केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री किस संस्था द्वारा विकसित की गई? तो भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र, जो कि ऑनलाइन आजकल बहुत ज्यादा धोखाधड़ी हो रही है, उसके संदर्भ में यह है। तो 81 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। प्रश्न नंबर 82 में कहा है सी कोहोर 3 का पहल किस राज्य ने किया? तो देखो ये पंजाब राज्य ने किया, मोहाली में शुरुआत इसकी की है। और ये जो महिलाएं हैं उनसे संबंधित स्पेशल है सी कोहरट, महिलाओं से संबंधित है, जिसका मतलब है कि महिलाओं का जो स्टार्टअप है वो शुरू कराना है, महिलाओं के नेतृत्व में महिलाओं को आगे लाना है, महिला सशक्तिकरण। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 83, देखो ये कहा है वर्ष 2025 में, वर्ष 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष सुधार के रूप में घोषित किया? तो देखो अभी हमारे इंडिया पाकिस्तान में कुछ आपको पता है तनातनी हुई काफी, तो जो हमारा रक्षा मंत्रालय है उसने ये घोषणा करी कि हम अपना जो मंत्रालय है उसमें सुधार करेंगे और जो भी हमारे लिए जरूरी चीजें होंगी उनको रखेंगे सुरक्षा के केंद्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया कि हम हमारे मंत्रालय को सुधार वर्ष मानकर सुधार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, हिल्सा मछली किस देश की राष्ट्रीय मछली है? तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। और आपको याद होगा हमारे देश में एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। हिल्सा मछली पश्चिम बंगाल की भी राज्य मछली है, आपको याद रखना होगा। तो ये जो हिल्सा मछली है ये बांग्लादेश की तो राष्ट्रीय मछली है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल की राज्य मछली है, राज्य। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, देखिए 85 में कहा गया है कि केंद्रीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको बोलते हैं सीसी, केंद्रीय कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 का विषय क्या था? तो देखो ये 2025 ये अभी जो चला हमारा, जो इंडिया पाकिस्तान से संबंधित जो भी चला, गड़बड़ हुई, युद्ध की नौबत आ गई थी। तो जो केंद्रीय कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उन्होंने कहा कि भविष्य में हम सुधार करेंगे अपने जो भी हमारे पास औजार हैं या जो भी हमारे पास सुरक्षा संबंधित असले हैं, और भविष्य के लिए उनको तैयार करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, सुधार और परिवर्तन, भविष्य के लिए रूपांतरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, देखो करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा प्रश्न अभी हाल फिलहाल में सुर्खियों में रहा है। मैंने करंट अफेयर की क्लास में आपको इसको बताया था कि अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक ऐसा नियम बनाया है कि अगर कोई मंत्री, सीएम या पीएम किसी केस में या किसी मतलब सजा में, उसको 30 दिन की सजा मिलती है लगातार। चलो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कहा है कि प्रस्तावित 130वीं संविधान संशोधन विधेयक क्या बदलने का प्रावधान करता है? तो जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक आया है वो जो मंत्री लोग होते हैं, सीएम पीएम मंत्री, चाहे वो राज्य का पीएम हो, सीएम हो, या राज्य का कोई मंत्री हो, चाहे वो केंद्र मंत्री हो, तो इस 130वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी क्राइम में कोई मंत्री, सीएम पीएम 30 दिन तक लगातार गिरफ्तार रहता है तो वो अपने पद से हटा दिया जाएगा। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि मंत्री 30 लगातार दिन गिरफ्तार रहे तो उसे हटाना, ये इस 130वें संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं क्या पूछा गया है।
प्रश्न नंबर 87 में कहा है भारत ने किस देश के साथ रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत ने फिलहाल ही इसमें ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एक सेकंड, भारत ने किस सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। तो फ्रेंड्स आप इसको यहां पर इसको ठीक कर लीजिए, यहां पर एक ऑप्शन मिसिंग है जिसका नाम है फिलीपींस। फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिलीपींस। चलिए आगे चलते हैं। फिलीपींस के साथ हमारे देश ने ये समझौता किया है। देखो क्वेश्चन नंबर 88, ताजा समाचार के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में चालू खाता घाटा अर्थात फिस्कल ईयर 2026 की बात कर रहे हैं। इसमें संभावित रूप से कितना होने की भविष्यवाणी की गई है? जो हमारा चालू खाता घाटा होता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिशिएंट, हमारी जीडीपी का कितने % ये होने की संभावना है सन 2026 में? तो देखो सन 2026 में हमारी जीडीपी का 1.2% चालू खाता घाटा होने की संभावना है सन 2026 में। चलिए प्रश्न नंबर 89 की बात करते हैं। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो बताइए भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? क्वेश्चन नंबर 89, ये किया था 1974 में, जो कि पोखरण में किया था, राजस्थान में। और इस पोखरण में ये जो हमारा परमाणु परीक्षण किया गया था, इसका एक कोड वर्ड नाम दिया गया था जिसका नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्ध या स्माइलिंग बुद्धा। तो हमसे पूछा गया भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में, जो कि पोखरण राजस्थान में किया, और इसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। चलिए प्रश्न नंबर 90 देखते हैं क्या है। गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखो गंगा नदी का उद्गम जो होता है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां से भागीरथी गंगा की नदी धारा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 90, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमुख अर्थात गंगोत्री ग्लेशियर। जो भागीरथी एक धारा निकलती है वहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यहीं से गंगा का प्रमुख उद्गम माना जाता है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, जो कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा है G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो G7 में भारत शामिल नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं कि इस G7 में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम और इटली, जर्मनी जैसे देश हैं। तो G7 में हमसे पूछा है कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भारत शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की अगली राष्ट्रीय जनगणना में क्या विशिष्ट बदलाव करने की घोषणा हुई? तो देखो ये विशिष्ट बदलाव करने की घोषणा हुई है कि अगली जो जनगणना होगी वो जातिगत विवरण को भी उसमें शामिल किया जाएगा, जातिगत आधार पर भी जनगणना की जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 93 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 93 में हमसे पूछा गया है कि 2025 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो वो जीता उत्तर प्रदेश की झांकी ने। और उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें 2025 में जो कुंभ मेला हुआ है उसको दर्शाया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश की झांकी को नंबर 1 पुरस्कार मिला 26 जनवरी पर। क्वेश्चन नंबर 94, द वक्फ अर्थात वक्फ, आप जानते हैं कि जो वक्फ है, वक्फ बोर्ड हमारे देश का, उसमें सुधार करने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसको बोला गया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और प्रबंधन, वक्फ संपत्ति में पारदर्शिता बढ़ाना और प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 95, इसमें कहा गया है कि 2028 जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो बताइए कौन करेगा? देखो इसकी जो मेजबानी करेगा वो करेगा भारत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सन 2028 जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में सही है? कौन सा कथन सही है? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें केवल राजधानी दिल्ली से चलेंगी? बिल्कुल नहीं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें केवल शहरी क्षेत्रों में जोड़ती हैं? बिल्कुल नहीं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भारतीय रेलवे द्वारा निर्मित स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं? बिल्कुल। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें केवल एक ही राज्य में चलेंगी? बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वंदे भारत ट्रेन के संदर्भ में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 97 में कहा गया है कि 2025-26 के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय बजट में कौन सा कर लाभ घोषित किया है? तो जो बजट घोषित किया गया अभी, केंद्रीय बजट जो पेश किया गया 2026 का 25-26 का, उसमें क्या प्रावधान किया गया? तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि जिनकी आय 12 लाख तक है उनको कर मुक्त किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वार्षिक आय 12 लाख तक कर मुक्त हो जाएंगी।
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है ऑपरेशन अभ्यास किस उद्देश्य से आयोजित किया गया था। तो बताइए, ऑपरेशन अभ्यास जिसको मॉक ड्रिल कहा गया, जब भारत पाकिस्तान के बीच में अभी तनातनी चली अप्रैल मई में, तो जो मॉक ड्रिल किया गया था उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन अभ्यास। किस उद्देश्य से चलाया गया था ये, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य अभ्यास। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। देखो 99 में हमसे पूछा गया है कि 2025 में भारत किस देश को पछाड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। तो मैंने इसको करंट अफेयर में शायद आपको बताया था, जापान को पछाड़कर अब हमारा देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो पहले नंबर पर यूएसए आता है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर भारत और पांचवें नंबर पर जापान। तो भारत ने जापान को पछाड़कर चौथे नंबर पर अपना स्थान कायम कर लिया है वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। चलिए प्रश्न नंबर लास्ट 100, इसको तो आप अच्छे से जानते होंगे। ऑपरेशन सिंदूर किस उद्देश्य से शुरू किया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद विरोधी अभियान है, इसी उद्देश्य से इसको शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टेस्ट सीरीज का आज पहला पेपर था। आशा करता हूं कि आपने बहुत कुछ यहां से सीखा होगा और आगे भी हमारे पेपर इसी तर्ज पर होते रहेंगे। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे, लेकिन अगला जो हमारा पेपर होगा वो लाइव होगा। आपके लिए यहाँ पर नोटिस लिखा हुआ है, हमारा अगला पेपर लाइव होगा और ये अगला पेपर लाइव होगा 27 तारीख को, जो कि परसों है। और किस समय लाइव होगा, ये होगा 7 बजे से शाम को लाइव शुरू होगा दूसरा पेपर हमारी टेस्ट सीरीज का। हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयार कर देंगे ताकि आपका आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।